हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024 में देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है प्यारे बच्चे, तो आप लोग आज के इस महामैराथन क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आज की जो ये क्लास है उस दृष्टिकोण से बनाया गया है। आपने वो जो गाना सुना होगा ना, यही रात अंतिम यही रात भारी, है ना, वैसे दृष्टिकोण से एग्जाम पर अंतिम प्रहार करते हुए आज की क्लास में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए, अगर आप आज के इस क्लास को शिद्दत से कर लेते हो प्यारे बच्चे, तो आपका 100% क्वेश्चंस इसी महामैराथन क्लास से देखने को मिलेगा। अब आज की ये महामैराथन क्लासेस जहां पर मैं आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और इसके बाद प्यारे बच्चे आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर तरह के प्रश्नों को कराने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से जो है आप लोग सेशन को शेयर करते जाइए। क्लास बहुत लंबी होने वाली है, लगभग 2 से ढाई घंटे तक कंटिन्यू चलेगी क्लास। तो इसलिए आप लोग जो है अपने आसपास वो सारी चीजों को लेकर बैठिए, कुछ खाने पीने की चीजें भी साथ में रख लीजिए ताकि लगातार आप हमारे साथ बनकर चीजों को अच्छे से कवर कर सकेंगे, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए बारी बारी से हम लोग हर एक ग्रुप, हर एक सेक्शंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। शेयर करते जाइए आप लोग अपने सभी दोस्तों को। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो महामैराथन क्लासेस आएगी, बहुत ही खतरनाक महामैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा। एक ऐसी क्लासेस जहां से 100% पेपर में क्वेश्चंस फंसने ही फंसने हैं। अब आइए प्यारे बच्चे देखो, ग्रुप नंबर ए, जहां पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा? तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10 क्वेश्चंस आते हैं और 20 नंबर आपकी झोली में आज के क्लास के बाद, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे आपको आज की क्लासेस करवाने वाला हूं क्योंकि क्लासेस लंबी चलेगी, तो एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए कहीं भी, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जब पहला क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? अब देखो ये जो क्वेश्चंस है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में अभी 2024 में पूछा गया है। तो बाकी के जो बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप इसको अच्छे से कवर कर लो और इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करने वाला हूं। सभी चीजों को आप लिखते चलिएगा। चलिए हमारे साथ आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, नोट करते जाइए। अगर बात करी जा रही है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की, ऑप्शन क्या है? मिस्र की सभ्यता। अब देखो मिस्र की सभ्यता की जब बात होती है प्यारे बच्चे, तो यह सभ्यता की शुरुआत जो है 3150 ईसा पूर्व के आसपास होता है। कब होता है? 3150 ईसा पूर्व के आसपास आपके मिस्र की सभ्यता की शुरुआत होती है। इसके बाद देखेंगे तो चीन की सभ्यता की जब बात हो, तो चीन की सभ्यता जो है यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास, कब? 2500 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत होती है। फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह 3000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी जो है शुरुआत होती है। अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जब मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह 3400 ईसा पूर्व के आसपास जो है शुरुआत होता है। अब तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, छाप दो कमेंट में कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता यहां पर विश्व की कौन सी ऐसी सभ्यता है। तो आपका जवाब होगा सर क्या? आपका जवाब होगा वह होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। उम्मीद करता हूं आपको यह सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर आपको ये सारे फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए, आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि चीन की सभ्यता की शुरुआत कब होती है, आप कहोगे सर लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं, इसलिए आप जरूर इसे नोट करते जाइए, और या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे बच्चे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में अभी एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात हो रही है। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट में छापिएगा जरूर, ठीक है। मेसोपोटामिया की बात करें, मेसोपोटामिया जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है प्यारे बच्चे। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? जब आपसे कोई पूछे बताइए मेसोपोटामिया शब्द जो है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आप कहोगे सर दो नदियों के बीच का स्थान। क्या कहोगे? दो नदियों के बीच का स्थान, ठीक है। नोट कर लीजिए।
दो नदियों के बीच का स्थान किसका अर्थ हो जाता है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ हो जाता है। अब सवाल आती है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई थी वह किस नदी घाटी पर विकसित हुआ था? क्या वह दजला नदी था, फरात नदी था, नील नदी था या दजला फरात नदी था? आपका जवाब होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा? दजला फरात नदी। अब देखिए नील नदी की बात कर लेते हैं। नील नदी पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता का विकास कहां पर होता है? तो नील नदी घाटी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन आज के इस क्लास का है, कहता है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता। स्टार लगाइएगा प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवता वाला जो है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट कराने जा रहा हूं, उसको अच्छे से नोट करके पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, अब जब बात होती है बेबीलोन नगर की, तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था, क्या हुआ? मर्दुक था, एनलीन था, सूर्य था या फिर स्टर था? चलो मैं बारी बारी से आपको सभी चीजों के बारे में बताता हूं। देखो, वैसे हम बात करें तो ये सारे के सारे देवता जो हैं बेबीलोन नगर में पूजे जाते थे। जैसे बात करें यहां पर मर्दुक की, तो मर्दुक जो है प्यारे बच्चे यह क्या था? तो बेबीलोन नगर का यह सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। ठीक है, एनलीन की बात करें, देखो एनलीन जो था यह नगरों का देवता था। किसका देवता था प्यारे बच्चे? नगरों का देवता किसको कहते हैं? तो नगरों का देवता एनलीन को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस यहां से नोट कीजिए। अगर बात हो रही है बेबीलोनियन सभ्यता की, तो यहां पर याद रखना आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बेबीलोन की सभ्यता में आकाश का देवता किसे कहते थे? आकाश का देवता, है ना प्यारे बच्चे। आकाश के देवता की जब बात हो रही है तो नोट कर लेना प्यारे बच्चे, आकाश का देवता बेबीलोन की सभ्यता में अनु को कहा जाता था, या अन्न भी कह सकता है। क्या कहता है? अन्न भी कह सकता है, अनु भी कह सकता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, निश्चित ही आप कवर कर लोगे इसको। ठीक है, आगे जब बात करते हैं तो यहां पर देखिए सूर्य को जो है, सूर्य को क्या कहा जाता था? समस कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे बच्चे? सूर्य जो देवता है, सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? समस कहा जाता था। फिर जो है चंद्रमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो चंद्रमा को क्या नन कहा जाता था? चंद्रदेव को क्या कहा जाता था? नन कहा जाता था, और यहां पर इसकी भी पूजा होती थी। फिर बात करें प्यारे बच्चे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को बेल देवता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पृथ्वी को वेल देवता के नाम से जाना जाता था। इसको भी आप अच्छे से कवर कर लोगे। बाकी यहां पर देखिए बेबीलोन सभ्यता का देवता एस्टर भी था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो एनलीन भी था। ये सारे के सारे देवता जो हैं आपके किस सभ्यता से हो जाते हैं? बेबीलोन सभ्यता से हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चे, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? यस टाइप कीजिएगा फटाफट से, और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा, आपका जो अगला सवाल है प्यारे बच्चे, कहता है मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख उपज कौन सी थी? लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा यहां पर आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। वैसे बहुत सारे बच्चे, अगर आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ा होगा तो यहां पर आप देखते ही इसका आंसर क्या टिक करोगे प्यारे बच्चे? उपयुक्त में से सभी। लेकिन आपका जवाब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कहोगे ये क्या कर दिया आपने, है ना? तो देखो, मैंने कुछ नहीं किया। यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब बात होती है मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो यहां का जो सबसे प्रमुख उपज माना जाता था वह माना जाता था गेहूं को। किसको माना जाता था? गेहूं। इसके बाद किसको? तो इसके बाद प्यारे बच्चे जौ को। ठीक है, और वैसे यहां पर मटर का भी उत्पादन होता था, है ना? मटर का भी उत्पादन होता था। तो मुख्य रूप से आपसे पूछा गया सबसे प्रमुख उपज कौन सी थी, तो आपका जवाब क्या होगा? सर गेहूं यहां का क्या था? तो सबसे प्रमुख उपज था। अब देखो, ये तो उपज की बात थी, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कुछ और अलग प्रश्नों की। जैसे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने विश्व को भी बहुत कुछ दिया है। जैसे कि हम बात करें तो काल गणना, किसका? काल गणना का जानकारी जो है यह कहां से मिलता है प्यारे बच्चे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। काल गणना का मतलब क्या? तो कैलेंडर के बारे में आप जानते हो ना, कैलेंडर के बारे में। ठीक है, या कैलेंडर की बात कर ले, या फिर क्या कहते हैं, समय अवधि बताने की जो मापक है, ठीक है, समय अवधि बताने का जो सूचक है, उसका जो है ज्ञान कहां से मिल जाता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चे हम बात करते हैं तो गणित की जो है, ठीक है, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा का विकास कहां से होता है? तो गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा का विकास भी प्यारे बच्चे आपका कहां से देखने को मिलता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही देखने को मिलता है। आइए आगे कुछ और प्रश्नों को नोट करते हैं। जैसे कि हम बात कर ले मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का दूसरा नाम बताइएगा आप लोग कमेंट करके। इसे किस और नाम से जाना जाता था?
ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का दूसरा नाम अगर आपसे कोई पूछ ले प्यारे बच्चे, क्या कहोगे आप? फटाफट से आप लोग कमेंट में छापिए। तो आप कहोगे प्यारे बच्चे इसे जजीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जजीरा कह लीजिए या फिर अल जजीरा। क्या कह लीजिए? जजीरा कहिए या अल जजीरा मेसोपोटामिया की सभ्यता का दूसरा नाम हो जाता है, ठीक है। आगे अगर सवालों की बात करें, देखिए आगे और भी सवाल बन सकता है। जैसे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसकी राजधानी कहां थी, है ना। राजधानी पूछी जा सकती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की राजधानी। तो आपका जवाब होगा प्यारे बच्चे क्या? आपका जवाब होगा बेबीलोन। क्या होगा? बेबीलोन। जिस प्रश्नों का आंसर आपको पता है आप लोग कमेंट में छापते जाओ, ठीक है। कमेंट में अगर आप लिखते हो तो आपको चीजें अच्छे से याद रहती है, इसलिए सभी चीजों को लिखते जाइए। आगे कुछ और प्रश्नों को नोट करेंगे। देखिए यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखो आगे और कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे बात होती है मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसका कुल देवता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो कुल देवता था वो कौन था? तो कुल देवता की जब बात करें प्यारे बच्चे तो अनु था, या इसी को अन भी कह सकते हैं ना। कुल देवता कौन था भाई? अनु था मेसोपोटामिया की सभ्यता का। आगे देखेंगे तो अगला सवाल यहां से बन सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी यहां का प्रथम निवासी कौन था, है ना। प्रथम निवासी की बात कर लेते हैं। प्रथम निवासी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सुमेरियन व्यक्ति जो था, सुमेरियन व्यक्ति वह मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या था? तो पहला निवासी था, ठीक है। इतने सारे प्रश्न आपके एक प्रश्न से बन रहे हैं। सभी प्रश्नों को आप नोट करते जाइए। मैं इसलिए क्लास आज धीरे धीरे ले रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से नोट करते जाएंगे और फिर चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। आगे प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चे। अगला सवाल देखना क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है पीली नदी किसे कहते हैं? स्टार लगाना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में छप सकता है। देखिए अगर बात हो रही है पीली नदी की, तो सबसे पहली बात यहां पर देखो ऑप्शन क्या है? यांगसी नदी, क्या कहते हैं, सिक्यांग नदी, हुआंगहो नदी और हांसू नदी। तो पीली नदी जो है भाई साहब यह किसको कहा जाता है? आपका जवाब होगा हुआंगहो नदी को क्या कहते हैं? तो सर पीली नदी कहते हैं। अब सवाल आती है हुआंगहो नदी की, तो याद रखना यह नदी जहां पर क्या होता है? तो चीन की सभ्यता का विकास होता है। किसकी सभ्यता का? चीन की सभ्यता का विकास होता है। किस नदी के तट पर, किस नदी घाटी पे? तो आप कहोगे सर हुआंगहो नदी घाटी पर। वहीं पर बात करें, देखो अगला सवाल यहां से क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बात करें हुआंगहो नदी की, तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। जैसे है ना हमारे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। वैसे ही चीन का शोक जो है या फिर चीन का दुख जो है वह किसको कहा जाता है? हुआंगहो नदी को कहा जाता है। अब सवाल यहां से बन सकता है कि चीन का जो ये नदी है हुआंगहो नदी, इस नदी की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चे, है ना। इस नदी की लंबाई नोट करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर 5464 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5464 किलोमीटर यह आपका लंबा नदी हो जाता है। समझ में आ रही है? चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट नंबर सवाल है कहता है कि विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है। लो, विश्व की जीवन रेखा क्या हुआ? दजला नदी है, नील नदी है, सिंधु नदी है या फिर सरस्वती नदी है? कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, विश्व की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपका जवाब होगा फटाफट से, आपका जवाब होगा फटाफट से सर नील नदी को क्या कहते हैं? तो विश्व की जीवन रेखा कहते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान देना, बात हो रही है जब नील की नदी की, तो देखो नील नदी की बात हो तो प्यारे बच्चे यह नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपका जो है हो जाता है वह हो जाता है प्यारे बच्चे कौन? तो नील नदी हो जाता है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन हो जाता है? नील नदी हो जाता है। फिर बात करते हैं, देखो नील नदी जो है यह कहां से निकलती है? जब आपसे पूछ लिया जाए नील नदी का जो है उद्गम स्थल कहां है, तो आप कहोगे सर विक्टोरिया झील। कौन सा झील? विक्टोरिया झील से क्या होता है प्यारे बच्चे? विक्टोरिया झील से जो है यह नदी निकलती है। विक्टोरिया झील की जब बात होती है प्यारे बच्चे, और नोट करना क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बन रहे हैं। विक्टोरिया झील की जब बात होती है तो यह अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। कहां का? अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? आप कहोगे सर विक्टोरिया झील है, जहां से नील नदी निकलती है। और नील नदी जो है जहां पर कौन सी सभ्यता का विकास होता है? मिस्र की सभ्यता का विकास होता है। और प्यारे बच्चे यह जो है नील नदी यह विश्व की जीवन रेखा कहलाती है।
उम्मीद करता हूं आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला सवाल आपका क्या है, आपका प्यारे बच्चे अगला सवाल यहां पर कह रहा है कि मिस्र का समाज कितने भागों में विभक्त था। अब यहां पर इस क्वेश्चंस में जब ये पेपर में आएगा ना तो अमूमन बच्चे इसको गलती करेंगे। कहोगे सर कैसे? तो देखो अमूमन बच्चे इसका आंसर 3 करेंगे, है ना, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 तो बिल्कुल गलत है, 1 तो बिल्कुल गलत है। मतलब मिस्र का जो समाज है प्यारे बच्चे वो कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। अब वो कौन कौन सा समाज है, चलो हम उस पर बात करते हैं। तो मिस्र के समाज की भाग की बात करी जाए तो सबसे पहला जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? राजा। ठीक है, सबसे पहला कौन होता है? राजा होता है। दूसरे की बात करें प्यारे बच्चे तो सामंत होते हैं, जो कि क्या होता है? तो राजा का सहायक होता है। इसके बाद बात करें तीसरा नंबर पर, तीसरा वर्ग जो आ जाता है वह पुजारी वर्ग है। चौथे वर्ग की बात करते हैं जहां पर मध्यम वर्ग को रखा गया है। किसको रखा गया है? मध्य वर्ग को। और सबसे आखिरी वर्ग जहां पर किसान और दास को रखा गया है। किसको रखा गया है? किसान और दास को रखा गया है, जो कि सबसे आखिरी वर्ग है। तो कुल मिलाकर ये जो 5 वर्ग है, जिन वर्गों में किसको बांटा गया? मिस्र की सभ्यता के समाज को बांटा गया है। अब सवाल यहां पर आपसे मैं एक पूछता हूं, फटाफट से आप लोग कमेंट में छाप देना प्यारे बच्चे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आपकी चीन की सभ्यता है ना, जो आपकी चीन की सभ्यता है, चीन की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए फटाफट से बताइए, चीन की सभ्यता को आप कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे? कमेंट में छाप दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला देखेंगे हम लोग। अगला सवाल की जब बात होती है, देखो बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है कि मिस्र का प्रमुख देवता था। क्या कहता है क्वेश्चंस नंबर 8? मिस्र का प्रमुख देवता। बड़ी शानदार जानदार क्वेश्चंस है। वैसे जब बात करते हैं तो मिस्र में जो है प्यारे बच्चे शुरुआत में रे देवता की पूजा होती थी, लेकिन बाद में चलकर जो है यहां क्या होता है, तो यहां पर जो है एक कंबाइंड देवता बन जाता है और वो बन जाता है क्या? यमन रे। क्या बन जाता है? यमन रे। और आपसे जब पूछा जाएगा कि मिस्र का जो प्रमुख देवता है प्यारे बच्चे वह कौन है, तो यमन रे है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो रे की बात हो रही है, रे की बात हो रही है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर ये भी कोई देवता है? हां देवता है प्यारे बच्चे। सूर्य देव को क्या कहा जाता था? सूर्य देव को यहां पर रे कहा जाता था। ठीक है, सूर्य देव को क्या कहा जाता था? रे कहा जाता था। वहीं पर आगे बात करते हैं, जैसे ओसिरिस है ना, ओसिरिस ये भी आपके मिस्र की सभ्यता का देवता है, जो कि मिस्रवासी जो है इसे यम देवता के रूप में पूजा करते थे। किसके रूप में पूजा करते थे? यम देवता के रूप में पूजते थे। उम्मीद करता हूं आपको यह सारी कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। सवाल नंबर नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। आइए देखो अगला सवाल आपका कहता है कि चीन का सबसे प्राचीन राजवंश। बड़ा जानदार क्वेश्चन है, नोट कर लेना। यहां जितना फैक्ट्स लिखाता हूं आपको इतने फैक्ट्स कोई नहीं बताएगा। देखो बात कर लेते हैं चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता की, तो वैसे ऑप्शंस क्या है? चाउ वंश, हान वंश, साग वंश, चीन वंश। ठीक है, अब देखना यहां पर जब बात होती है किसकी, तो यहां पर जब हम बात करते हैं चीन के प्राचीन सभ्यता की, तो सबसे पहला जो चीन का सभ्यता था प्यारे बच्चे वह कौन था? जिया राजवंश। कौन सा राजवंश था प्यारे बच्चे? जिया राजवंश था। ऑप्शन में नहीं है ना, लेकिन आपको याद रखना है जिया राजवंश जिसके द्वारा चीन की सभ्यता पर कब से कब तक शासन किया गया? 2205 ईसा पूर्व से लेकर के 1575 ईसा पूर्व तक, है ना। आगे बात करते हैं, दूसरा जो राजवंश था वह था आपका सांग राजवंश। कौन सा राजवंश प्यारे बच्चे? सांग राजवंश था, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया प्यारे बच्चे? आपका जवाब होगा सर कब से कब तक, तो 1570 से लेकर, ठीक है, 1575 से लेकर कब तक, तो 1045 ईसा पूर्व तक, है ना। 1045 ईसा पूर्व तक कौन से राजवंश का शासन काल रहा? सांग राजवंश का। सांग राजवंश की जब बात होती है, एक क्वेश्चन और नोट करना, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांग राजवंश जो है जिसको चीन का स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांग राजवंश को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? चीन का स्वर्ग युग भी कहते हैं ना। तो यहां पर देखिए चीन के जो ये सांग वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहोगे सर इसके जो संस्थापक है चेंग तांग था। ठीक है, कौन था? सांग वंश के संस्थापक चेंग तांग। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले और वंश की बात कर ले तो अगला जो था आपका कौन सा वंश? चाउ वंश था। कौन सा वंश? चाउ वंश, या इसी को झाउ वंश भी कहते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा।
चाउ वंश या झाऊ वंश, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1045 ईसा पूर्व से लेकर के 256 ईसा पूर्व तक। और ये दोनों जो है सांग वंश और चाउ या झाऊ वंश है ना, इसको क्या कहा जाता था, तो इसको जो है चीन की सभ्यता का स्वर्ण युग कहते थे प्यारे बच्चे। क्या कहते थे? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग क्यों कहते थे? क्योंकि इस काल में जो है चीन की, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण हो, राजनीतिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, धार्मिक दृष्टिकोण हो, हर एक क्षेत्रों में प्यारे बच्चे जो है काफी ज्यादा विकास देखने को मिला। इसलिए इस युग को किस नाम से जाना गया, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। और विशेष रूप से हम बात करें तो चाउ या झाऊ राजवंश जो था, जिस राजवंश को विशेष रूप से हम स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी हद तक हर चीजों का विकास देखने को मिला था। ठीक है, आगे कुछ और राजवंशों की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद जो वंश आ जाता है प्यारे बच्चे, वह कौन सा वंश आ जाता है? कीन वंश आ जाता है। देखो यहां पर एक चीज कंफ्यूज कर देगा आपको, एक है किंग वंश और एक है कीन वंश, जो कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है? कीन वंश है ना। और अंत में आपको पढ़ाऊंगा किंग वंश के बारे में। ठीक है, देखो कीन वंश की जब बात होती है तो यह कब से कब तक, तो आप नोट करना 221 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 206 ईसा पूर्व तक रहा था। ये बहुत कम समय तक रहने वाला वंश था। ठीक है, आगे आइए आगे बात करते हैं। आप जब आपसे पूछ लिया जाए अगला जो वंश था वह कौन सा वंश था, तो हान वंश था प्यारे बच्चे। कौन सा वंश था? हान वंश था। और हान वंश कब से कब तक रहता है, तो आपका जवाब होगा सर हान वंश जो है यह 206 के बाद, ठीक है, 206 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 206 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, तो यह 220 ईस्वी तक रहता है। देखो ईसा पूर्व से चलकर ईस्वी तक आ गया हान वंश। ठीक है, और आखिरी में बात करें, जब आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि बताइए कि चीन का सबसे अंतिम वंश कौन सा था, चीन का सबसे अंतिम राजवंश है ना, अंतिम राजवंश की बात करें तो जैसे कि यहां पर किन राजवंश बताए थे, आपको याद रखना यहां पर किंग राजवंश है ना, किंग राजवंश, जिसको मंचू राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? किंग राजवंश को किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? मंचू राजवंश के नाम से जानते हैं, जो कि चीन का सबसे क्या था? अंतिम वंश था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को आप नोटे कर लो, अच्छे से कवर कर लेना सारे प्रश्नों को। आगे आइए बात करते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल कहता है कन्फ्यूशियस निवासी था। कन्फ्यूशियस, जब बात होती है कन्फ्यूशियस की प्यारे बच्चे, कन्फ्यूशियस जो है यह कहां का निवासी था, है ना। तो देखो जब कन्फ्यूशियस की बात होती है, नोट करना ये जो था प्यारे बच्चे, यहां पर ऑप्शन को देखिए, मिस्र सभ्यता का या फिर बेबीलोन सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहोगे क्यों? क्योंकि कन्फ्यूशियस जो था प्यारे बच्चे वो कहां का था? चीन का था। कहां का था भाई? चीन की सभ्यता का निवासी था। तो यहां पर तो ऑप्शन में है ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं। अब आइए यहां पर कुछ और भी व्यक्ति जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए प्यारे बच्चे, प्लेटो, प्लेटो कहां का था? ठीक है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? आप कहोगे सर प्लेटो जो था वह एथेंस का था। कहां का था? एथेंस का था। इसके बाद बात करते हैं, प्लेटो के साथ साथ बात हो तो सुकरात की। किसकी बात कर लेते हैं? सुकरात की, है ना। तो सुकरात भी कहां का था प्यारे बच्चे? यह एथेंस का ही शासक था, है ना। जब बात होती है होमर की, किसकी बात होती है प्यारे बच्चे? होमर की जब बात कर लेते हैं तो होमर कहां का था भाई? होमर जो था यह यूनान का कवि था। कहां का कवि था प्यारे बच्चे? यूनानी कवि था होमर, जो कि एक अंधा कवि था, है ना। चलो आगे बात करते हैं अगला सवाल की। तो अगला सवाल यहां से बन सकता है, जैसे सोलन की बात करें, सोलन जो था भाई साहब यह एथेंस का शासक था। किसका शासक था? एथेंस का शासक था, है ना। एथेंस का शासक कौन हो जाता है? सोलन हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल बन सकता था, अगला सवाल क्या बन जाता है, जैसे बात करें सीजर की। किसकी बात करते हैं? सीजर की। तो सीजर भाई साहब कहां का? रोम का शासक था। कहां का शासक था? रोम का शासक आपका सीजर हो जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना, एक बड़ा सुंदर सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पेरिक्लीज कहां का था, है ना। पेरिक्लीज का संबंध किस देश से है? आप लोग कमेंट में छाप दो, फटाफट से देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि प्राचीन मिस्र में सम्राट को क्या कहा जाता था? प्यारे बच्चे, प्राचीन मिस्र में सम्राट को क्या जार कहा जाता था, प्रिंस कहा जाता था, राजा कहा जाता था, या फराओ कहा जाता था? आप सभी बच्चों को पता होगा इस प्रश्न का आंसर कि सर प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता थी ना, वहां पर जो सम्राट था उस सम्राट को क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था, है ना। आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर सवाल बड़ा सुंदर सा बन सकता है। जैसे कि बात करूं फराओ का, फराओ जो एक शब्द है, इस शब्द का प्यारे बच्चे अर्थ क्या होगा? आपका जवाब होगा सर फराओ शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ होता है बड़ा घड़ा। क्या होता है? बड़ा घड़ा, है ना।
याद रख सकते हो, बड़ा घड़ा किसका अर्थ होता है, फराओ शब्द का। आगे बात करते हैं, जब आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, बताइए मिस्र की सभ्यता का जो सबसे पहला फराओ था, पहला सम्राट था, वह कौन था प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे मेनेस। क्या नाम था, मेनेस नाम था उनका। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि मिस्र की सभ्यता में जो है, ठीक है, मिस्र की सभ्यता में जो पिरामिड का निर्माण किया जाता था, उस पिरामिड पर, ठीक है, पिरामिड का जो निर्माण किया जाता था उसके अंदर जो सब होते थे, उस सब को क्या कहते थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए उस सब को क्या कहा जाता था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपका सवाल नंबर नेक्स्ट है कि जरथुस्त्र धर्म किस देश में विकसित हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जरथुस्त्र धर्म की बात हो रही है, क्या हुआ, ईरान में, डेनमार्क में, फ्रांस में या रूस में। चलो प्यारे बच्चे देखो, यहां पर जब बात होती है किसकी, तो यहां पर जरथुस्त्र धर्म की जब बात कर लेते हैं तो यह धर्म जो है आपका ईरान में विकसित होता है। किस देश में विकसित होता है, ईरान में विकसित होता है। चलिए सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं, जैसे मैं पूछूं आपसे ईरान की राजधानी कहां है, आपका जवाब होगा सर ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी कहां है, तेहरान है। रूस की बात कर लूं प्यारे बच्चे, रूस की बात कर लूं तो रूस की राजधानी कहां है, फ्रांस है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना कि फ्रांस की राजधानी कहां है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रांस की राजधानी कहां है और डेनमार्क की राजधानी कहां है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए फ्रांस की राजधानी और डेनमार्क की राजधानी कहां है। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगले सवाल पर बढ़ेंगे। इससे पहले एक और क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, एक और क्वेश्चन मेरे ब्रेन में आ गया तो चलो नोट ही कर लो, है ना। देखो सवाल की बात कर ले तो यहां पर ईरान का बात था, किसका बात था, ईरान का बात था प्यारे बच्चे। तो आप बताइए ईरान का जो सबसे प्राचीन साहित्य है, ईरान का जो सबसे प्राचीन साहित्य है वह क्या है भाई, ईरान का जो सबसे प्राचीन साहित्य है प्यारे बच्चे जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर अवेस्ता। क्या नाम है, अवेस्ता, जो कि क्या है, तो ईरान का सबसे प्राचीन साहित्य है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल कहता है पेरिक्लीज युग का संबंध किस देश से है। लो भाई पेरिक्लीज युग आ गया। पेरिक्लीज युग की बात कर ले तो आप कहोगे सर इसका संबंध किस देश से है, यूनान देश से है। अब देखो यूनान की राजधानी कहां है, यूनान की राजधानी कहां है प्यारे बच्चे, यूनान की राजधानी आप कहोगे सर एथेंस, यूनान की राजधानी एथेंस है। चलो अगले सवाल पर बढ़े। अगला सवाल देखिएगा, आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहां कहता है कि जीसस क्राइस्ट, लो भाई जीसस क्राइस्ट की बात करें प्यारे बच्चे तो इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं ईसा मसीह। क्या कह सकते हैं, ईसा मसीह, है ना, ईसा मसीह। देखो जीसस क्राइस्ट को सूली पर किस वर्ष चढ़ाया गया था, तो जीसस क्राइस्ट जो थे, ईसा मसीह जो थे, उसको कब सूली पर चढ़ा दिया गया। आपने देखा होगा ये ऐसा वाला जो सिंबल होता है, इस पर जो है इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति जिसको कील मार दिया जाता है, सूली पर चढ़ा दिया जाता है ना। तो ईसा मसीह जो है भाई साहब, इसको कब जो है सूली पर चढ़ाया गया, आप कहोगे सर 29 ईसा पूर्व में। कितने ईसा पूर्व में, 29 ईसा पूर्व में जो है, 29 ईस्वी में जो है क्या होता है, तो प्यारे बच्चे जीसस क्राइस्ट को क्या होती है, तो सूली पर चढ़ा दिया जाता है। देखिए ये आपका अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, आपका जो अगला सवाल है प्यारे बच्चे, ईसाई धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखो सेम क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक की बात कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ईसा मसीह हो जाएगा। ईसाई धर्म का प्रवर्तक आप कहोगे सर ईसा मसीह, है ना। अब यहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हम बात करें, बताइए कि ईसाई धर्म जो है, इस धर्म का जो है विकास कब होता है, ईसाई धर्म का विकास। तो ईसाई धर्म जो है भाई साहब, ये इसकी शुरुआत कब होती है, इसका उदय कब होता है, तो 1 ईस्वी में होता है। कब होता है प्यारे बच्चे, 1 ईस्वी में जो है ईसाई धर्म का क्या होता है, विकास होता है। धीरे धीरे ये फैलती चली जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असीरियन ईश्वर से संबंधित किस सिद्धांत को मानते थे। असीरियन जो था, है ना, असीरिया के जो निवासी थे असीरियन, वह ईश्वर से संबंधित कौन से सिद्धांत को माना करते थे। आपका जवाब होगा सर असीरियन जो था यह क्या कहते हैं, एकेश्वरवाद को मानते थे। किसको मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे। सवाल एक इंपॉर्टेंट नोट करना, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, बताइए असीरिया जो है ना, असीरिया की राजधानी कहाँ है, असीरिया की कैपिटल्स कहाँ है, जल्दी बताना फटाफट से। तो असीरिया की कैपिटल से प्यारे बच्चे कहाँ पर, तो आप कहोगे सर असीरिया का जो कैपिटल्स है वह है नीनेवे। क्या नाम है, नीनेवे, है ना। असीरिया की कैपिटल्स नीनेवे हो जाता है। चलो आगे सवाल पर देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उरक के प्रारंभिक शासकों में एक शासक कौन सा है। उरक
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में आ सकता है। उरक की जब बात होती है प्यारे बच्चे, आप लोग नोट करना, उरक का जो प्रारंभिक शासक, उरक का जो आपका प्रारंभिक शासक हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो आप कहोगे सर उरक का जो प्रारंभिक शासक है यहां पर क्या हो जाएगा, असुर बिन पाल। कौन हो जाएगा, असुर बिन पाल जो है आपका उरक का शासक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे क्या हो जाता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कहता है कि मारी के राजा कौन से समुदाय के थे। मारी के राजा है ना, मारी के राजा की जब बात करते हैं, मारी के राजा भाई साहब यह किस समुदाय से थे, तो आपका जवाब होगा सर यह एमोराइट समुदाय से थे। किस समुदाय से, एमोराइट समुदाय से मारी के राजा थे। किसके राजा थे, मारी के राजा किस समुदाय के थे, तो एमोराइट समुदाय के थे। अगले बात करते हैं, देखो अगला सवाल यहां से क्या बन जाता है, तो आपका जो अगला सवाल है यहां पर एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि जिमड़ी लीम, क्या पूछा जाएगा, जिमड़ी लीम, ठीक है, जिमड़ी लीम का जो विशाल राजमहल है वह कहां पर अवस्थित है, तो जिमड़ी लीम का जो विशाल महल है वह राजमहल भाई साहब आपका मारी में स्थित है। कहां पर स्थित है, मारी में स्थित है, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ लेते हैं, आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से बेबीलोनिया को किसने मुक्त कराया। असीरियाई आधिपत्य से बेबीलोनिया को मुक्त कराने वाला कौन था, आप कहोगे सर नेबोपोलासर। कौन था, नेबोपोलासर के द्वारा जो है 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से किसको मुक्त करवाया, तो बेबीलोनिया को मुक्त करवाया। आगे बात करेंगे, देखो यहां पर बात हो रही है किसकी, असीरिया की बात हो रही है, असीरिया की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चे यहां पर कुछ और असीरिया से संबंधित, क्योंकि ये सारे के सारे जो है असीरिया कह लीजिए, बेबीलोनिया कह लीजिए, सब मेसोपोटामिया से। इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बात करते हैं सुमेर की, किसकी बात करते हैं, सुमेरिया की लिपि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सुमेरिया की लिपि जब आपसे पूछा जाएगा आप क्या कहोगे प्यारे बच्चे, सुमेरिया की जो लिपि है वह क्या है, तो क्यूनोफॉर्म है। क्या है, क्यूनोफॉर्म जो है यह किसकी लिपि है, सुमेरिया की लिपि है। फिर बात करते हैं, तो यहां पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सुमेरिया जो है यहां के स्वर्ग का देवता है ना, स्वर्ग का देवता किसको माना जाता है, सुमेरिया में जो है स्वर्ग का देवता अनु को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखो तो अगला सवाल आपका कहता है यहां पर क्या, अगला सवाल है उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप कौन थे। हिप्पो शहर का जो प्रमुख बिशप था प्यारे बच्चे वो कौन था, सेंट ऑगस्टाइन थे। कौन थे, सेंट ऑगस्टाइन थे। और फिर आगे देखेंगे तो अगला सवाल आपका क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रामोत्तर किन राज्यों को कहा जाता था। रामोत्तर की जब बात करते हैं प्यारे बच्चे तो यह किसको कहा जाता था, तो यह स्पेन के विसिगोथ को भी कहते थे, गॉल के फ्रैंको को भी और इटली के लोमार्डो को भी। ये सारी बातें याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये सारे के सारे राज्य जो है भाई साहब रामोत्तर कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रामोत्तर कहलाते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर जो है 21 कहता है प्यारे बच्चे कमेंडेंस का क्या तात्पर्य है। कमेंडेंस की बात कर ले तो कमेंडेंस जो है भाई साहब यह किसानों को संरक्षण देने का काम करता था। क्या करता था, किसानों को संरक्षण देना कमेंडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, कमेंडेंस कहलाता है। ठीक है, इस सारे बातों को याद रखिएगा। देखो 21 क्वेश्चंस और इसके साथ जो मैंने आपको इंपोर्टेंट फैक्ट्स करवाए हैं उन सभी फैक्ट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखो एक और बात ध्यान से समझना, मैंने जो आपको हिस्ट्री के लिए, ठीक है, मैंने जो आपको हिस्ट्री के लिए मॉडल पेपर सेट करवाया था। क्या करवाया था, मॉडल पेपर करवाया था। मॉडल पेपर को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से मॉडल पेपर को आराम से देख सकोगे, है ना। तो मॉडल पेपर भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये याद रखना कि आपके जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये फाइनली इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया, चलो आगे बात कर ले। अब देखो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक बार आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा जो है फ्रेश हो लीजिए, पानी उनी पी लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्योंकि यहां पर लगातार ये क्लासेस आज मैं आपको 2 घंटे के आसपास तक लेने वाला हूं। कितने घंटे, 2 घंटे से कम नहीं चलेगा क्लास। मैं यहां पर अब आपको जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं प्यारे बच्चे, ग्रुप नंबर बी में जो आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें 4 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं, लेकिन मैं आपको आज 8 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। अभी कितने क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, 8 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। इस सभी 8 क्वेश्चंस को कर लो, आपके 4 क्वेश्चंस यहां से 20 मार्क कंफर्म है ना। 20 मार्क क्या है, कंफर्म कर लो, ये 20 मार्क आपका नहीं छूटने वाला है। अब सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे, रटना भी ना पड़े, और इन चीजों को आप लिखते भी जाइएगा। देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहला टॉपिक, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है होमर युग के बारे में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है, होमर युग के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो समझिएगा होमर युग क्या है।
जब बात होती है हॉमर युग की प्यारे बच्चे, किसकी बात होती है? हॉमर युग की बात होती है। तो हॉमर जो है भाई साहब यह यूनान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉमर जो है किससे संबंधित है? यूनान से संबंधित है ना। अब देखो यूनान के इतिहास में जो है 12वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, क्या भाई साहब याद रखोगे? यूनान के इतिहास में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? अंधकारपूर्ण युग के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि भाई साहब होमर साहब जो थे यह अंधे व्यक्ति थे। अब अंधे व्यक्ति के लिए तो सारा चीज अंधकारमयी ही होगा कि नहीं? तो इसीलिए इस युग को 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यूनान के इतिहास में क्या कहलाता है? अंधकारपूर्ण युग कहलाता है। अब इस अवधि में जो है क्या होता है, तो इस अवधि में वहां पर कुछ जाति के लोग निवास करते थे, जैसे कि एकियन जाति के। इसके बाद बात करें तो एकियन कह लीजिए इसे या फिर डोरियन कह लीजिए। इस जाति के जो लोग यहां पर निवास करते थे, तो यहां के इस लोगों के पास जो है नई सभ्यता से संबंधित कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं था। यानी कि इसके सामने कोई भी नई सभ्यता विकसित होकर उभरकर सामने नहीं आई थी। इसलिए क्या होता है, तो इन सभी, अब देखो नई नई चीजें, नए नए टेक्नोलॉजी, आज मान लीजिए कि आपको मैं पढ़ा पा रहा हूं ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो यह टेक्नोलॉजी का देन है। बरसों पहले यह चीजें नहीं थी, मतलब यह सभी चीजें इतने ज्यादा विकासशील नहीं था, है ना। तो उसी प्रकार से जब यहाँ के जो जाति थी, यहाँ जो जाति निवास करते थे यूनान में, कौन कौन सी जाति थे? तो भाई एकियन जाति या फिर कहिए तो डोरियन जाति। तो ये जो जाति था भाई साहब, जब इसके आसपास कोई सभ्यता जो है, नई सभ्यता विकसित नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे समय में जो है ये सारे लोग काफी पिछड़े हुए थे। क्या थे? ये सारे लोग जो है काफी पिछड़ी हुई अवस्था में थी। लेकिन इसी काल के बारे में जो है, देखो इस काल के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? अब कोई ना कोई इतिहास का ऐसा साक्ष्य होगा जो हमें यह बताता होगा कि देखो यूनान का जो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय था, वो किस हालात का था, वहां की स्थिति कैसी थी, वहां के लोग किस प्रकार से अपना जीवन निर्वहन करते थे, सामाजिक दृष्टि क्या था, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था। इन सभी चीजों को जानने के लिए उस समय जो है होमर साहब की पुस्तक थी, जिसका नाम क्या था? इलियड, और एक का नाम था ओडिसी। याद रखिएगा, इलियड और ओडिसी नामक पुस्तक, जिसके द्वारा जो है यह एक तरीके से, जैसे आप हमारे अपने भारत की बात कर लो, तो भारत में जो है हिंदू धर्मों का जो है जो सबसे बड़ा बड़ा ग्रंथ क्या माना जाता है? जैसे महाभारत मान लीजिए, है ना, महाभारत मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं रामायण मान लेते हैं, तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ है ना, वेद है। उसी प्रकार से समझिए कि यूनान की सभ्यता को बताने के लिए एक बहुत बड़ा महाकाव्य, जो कि किसका लिखा हुआ था? आपके जो है होमर का लिखा हुआ था। एक नाम क्या था? इलियड और ओडिसी। इस इलियड और ओडिसी रचना के आधार पर ही हमें यूनान के 12वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक का जो है समय है, उस समय के बारे में जानकारी मिलता है। और इसी कारण से इस काल को हम किस नाम से जानते हैं? होमर काल के नाम से जानते हैं, या होमर युग के नाम से जानते हैं। देखो यहां पर जो पुस्तक थी प्यारे बच्चे, कौन कौन सा पुस्तक था? इलियड और ओडिसी। इलियड पुस्तक हमें क्या बताता है? तो इलियड पुस्तक में जो है एक ट्रॉय नाम के गांव का, ट्रॉय नाम के एक शहर का जो है क्या किया गया? वर्णन किया गया है। और जिस शहर पर जो है यूनानियों के द्वारा आक्रमण करके क्या कर लिया जाता है? तो विजय प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, वहीं पर ओडिसी पुस्तक जो है, ओडिसी पुस्तक में जो है क्या, किसका वर्णन किया गया प्यारे बच्चे? तो यह क्या कहते हैं, तो ओडेसियस नामक सेनापति जो है, जिसका ट्राई शहर में जो है लौटने की कहानी को बताया गया है। यहां पर प्यारे बच्चे देखो क्या है, तो ट्राई शहर पर यूनानियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? तो यूनानियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन ओडिसियस नाम का एक सेनापति होता है, ओडिसियस नाम का सेनापति, उस सेनापति का जो है ट्राई शहर में लौटने की कहानी का वर्णन आपको कहां पर मिलता है? तो यह मिलता है आपको ओडिसी नामक पुस्तक में। समझ में आ रहा है? तो देखो इसी कारणों से इस काल को हम वीर गाथा का काल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर वीरता का भी प्रदर्शन किया गया है। इस कारण हम इसे क्या कहते हैं? तो यूनानी सभ्यता में वीर गाथा का काल भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है बात? चलो आगे हम जब बात करते हैं होमर काल की, तो होमर काल में राजनीति का संगठन जो है एक इकाई समूह माना जाता था, क्योंकि प्रत्येक समूह का अपना यहां पर एक राजा हुआ करता था, और उस राजा के पास जो है सर्वोच्च अधिकार होता था।
मतलब जो भी संगठन बनता था, जैसे मान लीजिए ये अलग अलग प्रकार की संगठन बनाया, तो हर संगठन का एक अलग अलग राजा होता था और उस राजा को सर्वोच्च अधिकार होता था। जो भी निर्णय लेना होता था वो कौन लेता था? यह इस समुदाय का राजा ही लेते थे। समझ गए? उसके अधिकार जो है, राजा के अधिकार जो है क्या होते थे? सीमित होते थे। और साथ में राजा के अधिकार जो है सीमित क्या होंगे? राजा के अधिकार तो मान लीजिए पूरे साम्राज्य पर होता था। और इसके साथ साथ जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, इनके जो सामंत होते थे, क्या होते थे प्यारे बच्चे? सामंती कह लीजिए, यानी कि इनके जो साथी सहयोगी होते थे, उसका जो है अधिकार थोड़ा सा सीमित होता था। ये जो है राजा का सहायक होता था, राजा की सहायता करता था। इसके साथ साथ जो है और भी पुरोहित होते थे जो राजा के न्यायपति होते थे, है ना। राजा के न्यायपति होने के साथ साथ पुरोहित, ये सब जो है इसको विशेष अधिकार इस क्या कहते हैं काल में दिया गया था। इस प्रकार से आप लोग किसको लिख सकते हैं? तो हॉमर युग को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हॉमर युग के बारे में समझ में आ गया होगा। हॉमर युग जो कि कब से कब तक? तो यूनान के इतिहास में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक देखी जाती है। अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें इलियड ओडिसी नामक पुस्तक महाकाव्यों से मिलती है, जो कि किसकी रचना है? तो हॉमर की रचना है। और इसी कारण से इस काल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तो हॉमर काल कहते हैं। और देखो, इलियाड में ट्राई नामक शहर के बारे में बताया गया है, और जबकि ओडिसी पुस्तक जो है जिसमें क्या किया गया है? तो ओडिसी पुस्तक में भाई साहब जो है या किसके बारे में बताया गया है? तो ओडिसियस नामक सेनापति जो है जब यह ट्राई शहर लौटता है तो उसकी कहानी को बताया गया है। और इस काल को हम वीरगाथा काल के बारे में भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है? तो इस काल में राजनीतिक संगठन का एक इकाई समूह हुआ करता था, जिसमें क्या होता था? तो प्रत्येक समूह का एक राजा होता था, उसके साथ साथ उसका अधिकारी होता था, उच्च अधिकारी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसके सर्वोच्च न्यायपति होते थे, पुरोहित होता था। ठीक है, इस प्रकार से जो है राजा का स्वरूप होता था। और राजा का जो गद्दी था, राजगद्दी था, यानी कि राज्य का जो कार्यभार था वो वंशानुगत देखने को मिलता था। ये हॉमर युग की कहानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो है प्यारे बच्चे, तो अगला आपसे पूछा जा सकता है पेरिक्लीज के बारे में। किसके बारे में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चे? पेरिक्लीज के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो देखो, पेरिक्लीज जो है यह एथेंस युग के स्वर्ण युग के दौरान जो है क्या होता है? तो प्रमुख रूप से देखो, पेरिक्लीज जो है यह एथेंस के स्वर्ण युग के दौरान एक प्रमुख यूनानी राजनेता, वक्ता और सेनापति थे। यानी कि पेरिक्लीज जो है जब एथेंस में स्वर्ण युग का काल था, उस समय के जो है यह क्या थे? तो एक राजनेता थे, एक प्रवक्ता थे, या फिर कहे तो एक सेनापति थे। लगभग 465 ईस्वी के आसपास क्या होता है? तो पेरिक्लीज जो था, ठीक है, लगभग 465 ईस्वी के आसपास पेरिक्लीज क्या करता है? तो एथेंस पर अपनी जो है सत्ता स्थापित कर लेता है। यानी कि एथेंस का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और शासक बनने के साथ साथ देखो, जो आपका ये पेरिक्लीज है, पेरिक्लीज लोकतंत्र का समर्थक था। हालांकि इसका स्वरूप आधुनिक समय से भिन्न था, क्योंकि एथेंस में केवल पुरुष नागरिक ही राजनीति में भाग ले सकता था। देखो, लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब हो जाता है यहाँ पर सभी को अधिकार है। लेकिन जिस समय की बात हो रही है, जिस समय पेरिक्लीज जो है एथेंस का शासक बना था, उस समय जो है केवल और केवल वहाँ पर जो है क्या होता था? तो राजनीति में भाग लेने का अधिकार केवल और केवल पुरुषों को होता था, महिलाओं को नहीं होता था। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाता है। तो एक रूप से ये कह सकते हैं कि जो उस समय का आधुनिक स्वरूप था, उस स्वरूप के अनुकूल तो उनका सोच था ही नहीं, लेकिन फिर भी वह लोकतंत्र का जो है समर्थन करता था। कौन? आपका जो पेरिक्लीज है। देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं, फिर भी उनके द्वारा जो है उनके सुधारों के बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के विकास के लिए जो है आधार तैयार किया गया। मतलब उनके द्वारा जो है इस पर प्रयास किया गया, काम किया गया कि चलो यहाँ पर क्या स्थापित होनी चाहिए? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित कर देना चाहिए, जिससे क्या होगी? तो सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल पाएगा। जैसे कि अभी बस और पुरुषों को सभी अधिकार है, लेकिन महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो जब लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं आ जाएगी तो क्या होगा प्यारे बच्चे? तो सभी को एक समान अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे कि हम बात करते हैं पेरिक्लीज की, तो पेरिकल्स नाम का एक शब्द है, जिस शब्द का क्या अर्थ होता है? महिमा से घिरा हुआ। और देखो, ये जो व्यक्ति था प्यारे बच्चे, जिस प्रकार से इसके नाम का अर्थ होता है ना, उसी प्रकार से समझिए कि इनका व्यक्तित्व भी था। कहने का तात्पर्य ये है, देखो, पेरिकल्स का अर्थ क्या होता है? महिमा से घिरा हुआ। मतलब महिमा कहने का मतलब एक ऐसी गाथा जो कि सर्वोपरि हो, है ना। तो सर्वोपरि गाथा की बात कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने काम भी किया, एक महान शासक के रूप में उभर
उभर कर आया। उन्होंने अपने नाम के अर्थ के समान ही जो है एथेंस को ग्रीक शहर राज्यों में सबसे महान बनाने का सफल प्रयास किया है। और इसके बाद जो है पेरिकल्स के द्वारा क्या किया गया, कला, साहित्य और दर्शन, इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया और अपने समय के सबसे, ठीक है, सबसे प्रेरित लेखकों, कलाकारों और विचारकों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी। मतलब यह है कि पेरिकल्स ने देखो क्या किया, तो स्वतंत्रता रूप से जो है सभी को अपना जो अधिकार था वो अधिकार देने की कोशिश की। मतलब जिसका जो कर्तव्य, भाई अपनी कर्तव्य को आप स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो, और यही इनकी सबसे बड़ी सफलता थी। जैसे कि इनके नाम का अर्थ क्या था प्यारे बच्चे, महिमा से घिरा हुआ। महिमा से घिरा हुआ मतलब सभी को, सभी के लिए जो है एक देवता स्वरूप, है ना। तो वही यहां पर वो अपने कर्म से भी दिखा कर दिए, है ना। आगे बात करते हैं तो पेरिकल्स जो है इसका जन्म एथेंस में ही हुआ था 495 ईसा पूर्व में, और यह एक कुलीन परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिताजी का नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम था जेंथिपस, और जेंथिपस जो कि एक राजनीतिक था और यह कई सारे युद्ध का नायक भी रह चुके थे, ठीक है। और उनकी माँ जो थी जिसका नाम क्या था, अगारिस्टे, ठीक है। अगारिस्टे भी बहुत ही एकदम सशक्त महिला थी, काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला थी, और ये अपने परिवारों को लीड करती थी। तो इस प्रकार से जो है आपको किसके बारे में लिखना है प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार से जो है आप पेरिक्लिस के बारे में लिखेंगे। एक मोटे तौर पर बात करें तो आप आराम से कह सकते हो पेरिक्लिस जो है, या जब क्या कहते हैं एथेंस में स्वर्ण युग का काल था, उस काल में जो है यह यूनानी राजनेता के रूप में उभर कर सामने आया, एक यूनानी प्रवक्ता के रूप में सामने उभर कर आया, कहिए तो एक सेनापति के रूप में उभर कर आया। और जब 465 ईस्वी का आसपास का समय था, उस समय जो है पेरिक्लिस ने क्या किया, तो एथेंस पर अपना जो है शासन स्थापित कर लिया। और शासन जब स्थापित किया तो उस समय जो है वहां पर एक तरीके से एकात्मकता की शासन प्रणाली चल रही थी, क्योंकि यहां पर पुरुषों को ज्यादा अधिकार था, महिलाओं को या फिर अन्य वर्गों को विशेष अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन जो पेरिक्लिस था प्यारे बच्चे, वो पेरिक्लिस क्या करते थे, तो यह इनका मानना था कि लोकतंत्र बहुत अच्छी शासन प्रणाली है और वो लोकतंत्र का समर्थन करते थे। जिस प्रकार पेरिकल्स का नाम जो है, पेरिकल्स नाम का अर्थ महिमा से घिरा होता है, मानो कि उन्होंने महिमा दिखाया कहां पर, तो एथेंस के लोगों पर। और एथेंस जो शहर है, ठीक है, एथेंस जो शहर है उसको ग्रीक शहर राज्यों में क्या किया, तो जोड़ करके एक ऐसी महान काम करने का, महान सफल प्रयास करने का काम किया। कौन, तो भाई साहब आपके पेरिक्लिस ने किया था, ठीक है। उन्होंने जो है हर क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और साथ में अपने समय के जो भी लेखक थे, जो भी कलाकार थे, जो भी विचारक थे, सभी को स्वतंत्र रूप से काम करने की क्या दी, तो आजादी दे दी, है ना। तो इस प्रकार से आप किसके बारे में लिख सकते हैं, पेरिक्लिस के बारे में लिख सकते हैं। आगे आते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है वो है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा बेबीलोन की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आता है। और मेसोपोटामिया जो है दजला फरात की नदी घाटी पर जो है विकसित होने वाली एक सभ्यता है। और इसी सभ्यता के अंतर्गत कौन सा सभ्यता आता है, बेबीलोनिया की सभ्यता आता है, जिसका विकास लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। कितने ईसा पूर्व के आसपास, 2000 ईसा पूर्व के आसपास। देखो यह सभ्यता जो है बेबीलोनिया की सभ्यता, इसका विकास कब होता है, तो इसका विकास जो है सुमेरिया की सभ्यता जो थी, ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे पहला सभ्यता कौन सा था भाई, वह सभ्यता था सुमेरिया की सभ्यता। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो है सबसे प्राचीन व्यक्ति कौन, तो आप कहोगे सुमेरियन व्यक्ति, है ना। तो देखो सुमेरिया का जो सभ्यता था लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, सुमेरिया का सभ्यता का पतन होना शुरू हो जाता है। और जब सुमेरिया की सभ्यता पतन होना शुरू हो जाता है तो उसी क्रम में जो है नए नए राज्य की स्थापना होनी शुरू हो जाती है। नए नए राज्य जब अलग अलग स्थापित होना शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है, तो इसी अंतराल में जो है बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो बेबीलोनिया की जो सभ्यता थी प्यारे बच्चे, भूमि की उर्वरता, अनुकूल जलवायु, निर्माण सामग्री की सुलभता, लोगों को उद्यम और फिर योग्य एवं कर्मठ शासक, इन सभी की एकजुटता के कारण जो है क्या हो जाता है, तो बेबीलोनिया की सभ्यता और उसकी जो संस्कृति थी उसका विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और वह काफी एक विकसित सभ्यता के रूप में सामने निकल कर आया। जब बात होती है बेबीलोनिया की सभ्यता की, तो यहाँ का सबसे प्रमुख शासक हम्मुराबी है, ठीक है। बेबीलोनिया की सभ्यता का सबसे प्रमुख शासक कौन प्यारे बच्चे, हम्मुराबी है, ठीक है। हम्मुराबी के बारे में याद रखिएगा। हम्मुराबी ने क्या किया, तो हम्मुराबी ने बेबीलोनिया में 2123 ईस्वी से लेकर के 2080 ईसा पूर्व तक जो है भाई साहब शासन किया। और इनके द्वारा एक कानून संहिता बनाया गया, एक कानून का निर्माण किया गया, मानो एक ऐसा कानून संहिता था जो
आज भी चर्चा में रहता है और पूरे विश्व को जो है इन्होंने क्या किया, तो कानून का पाठ पढ़ाया, एक ऐसा कानून व्यवस्था इन्होंने बना कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप किसके बारे में लिख लोगे प्यारे बच्चे? बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में लिख लोगे। उम्मीद करता हूं आपको यह सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास कैसे होता है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूर्व इस्लामिक अरब में बहु, बहु क्या है भाई? बहु, बहु का मतलब वो नहीं समझ लेना, ठीक है, जो पतोह वाला होता है। देखो बहु का मतलब यहां पर क्या है, तो अरब समाज में जो पूर्व में अरब समाज था, वो अरब समाज दो भागों में बटा हुआ था। एक था बहु समाज और एक था शहरी समाज। क्या था? बहु समाज और एक शहरी समाज था। ठीक है, इस्लाम के आगमन से जब पूर्व की बात होती है तो इस्लाम के आगमन से पूर्व जो है अरब समाज दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ये बहु समाज की बात हो रही है, क्वेश्चन हमसे बहु समाज के बारे में पूछ रहा है, तो हमें बहु समाज के बारे में लिखना है। तो देखो बहु समाज की जब बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो बहु समाज के जो लोग थे सामान्यतः या रेगिस्तान की गर्म जलवायु में निवास करते थे। कहां पर निवास करते थे? रेगिस्तान के गर्म जलवायु में निवास करते थे। और गर्म जलवायु में निवास करने के कारण जो है प्यारे बच्चे, यह काफी कठोर और काफी शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। इसके अंदर जो है सहनशीलता मानो कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो लोग थे प्यारे बच्चे, बहुत ही असभ्य लोग थे, बहुत ही बर्बर लोग थे। समझ गए ना? इनकी शारीरिक दृढ़ता और सहनशीलता के कारण जो है ये कठिन से कठिन कामों को करने से कभी भी विचलित नहीं होते थे। मतलब ये हमेशा कठिन से कठिन काम करने को तैयार होता था, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये रेगिस्तान जैसे जो है, रेगिस्तान जैसे गर्म जलवायु में रह लिया है। और गर्म जलवायु में रहकर इसका शरीर क्या हो गया? बिल्कुल सशक्त हो गया है। अब शरीर जब सशक्त हो जाएगा किसी व्यक्ति का, तो वो कठिन परिश्रम करने से भला क्यों डरेगा, क्यों विचलित होगा, क्यों पीछे हटेगा? तो इतने सारे जो हैं ये सारे काम करने के लिए कभी भी वो पीछे नहीं हटा करते थे। जब बात होती है किसकी, तो भाई साहब बहु लोगों की, तो आप कहोगे कि रेगिस्तान के शुष्क व कठोर जीवन में बहुओं के स्वभाव को भी शुष्क और कठोर बना दिया गया था। ठीक है, मतलब वहाँ के जो लोग थे, यहाँ का रेगिस्तान का जो रेगिस्तान के शुष्क और कठोर जलवायु थी, उसके प्रभाव में आकर मानो कि वो लोग भी शुष्क और कठोर हो गए थे। ठीक है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष तो हो ही ना जाता है भाई। जैसी देसी मुर्गी विलायती भाषा वाला बात तो आपने सुना होगा। तो वही बात है, क्या होता है जब व्यक्ति जहाँ रहने लगते हैं वहाँ की परिदृश्यों में ढल जाता है। तो उसी प्रकार से जो ये अरब में बहु निवासी थे, वह बहु निवासी क्या करते थे प्यारे बच्चे, जो रेगिस्तान के शुष्क और कठोर जलवायु में अपना जीवन बिताते थे, तो मानो समझो कि वो अपना भी जीवन उसी प्रकार से बना लिया था। आगे बात करते हैं, तो देखो ज्ञान व बुद्धि के जीवन से दूर वे पूर्णतया असभ्यता और बर्बरता का जीवन व्यतीत करते थे। अब ये लोग जो है वास्तविक तौर पर वैसे भी कहा जाता है अकल बड़ी या भैंस, है ना? जो भैंस होंगे उसके अंदर अकल नहीं होगा। तो ये जो है भाई काम शरीर से मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे हटते नहीं थे। काफी परिश्रमी व्यक्ति लोग हुआ करते थे, लेकिन इसके पास जो है बुद्धि का विकास नहीं था। किसका विकास नहीं था? ज्ञान और बुद्धि का विकास बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कारण जो है इनका जीवन असभ्यता और बर्बरता में बीत रहा था, है ना? वे परोपकार की भावना से रहित और स्वार्थ भावना में लिप्त थे। अब जब ज्ञान नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान के अभाव में व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वार्थी हो जाता है। उसे लगता है कि जो हूं मैं ही हूं, हमारे अलावा इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं है। वही बात यहां पर किसके साथ था? तो बहु लोगों के साथ था। ठीक है, उनका ध्यान विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य एवं हितों की रक्षा पर केंद्रित था। उनकी मनोवृत्ति पर समय और जो है उपदेशों का कोई भी जो है क्या नहीं देखने को मिलता था? प्रभाव नहीं देखने को मिलता था। हमेशा जो है वह हमेशा अपने विकास और अपनी प्रगति पर ध्यान देता था। उसको दूसरे के विकास, दूसरे के प्रगति, दूसरे का क्या हो गया, ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात होती थी। ठीक है, मतलब सीधा समझ लीजिए कि वो हमेशा अपने बारे में सोचता था, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं था, वो स्वार्थी था। बहु समाज वंश की व्यवस्था पर बहु समाज की बात करें तो बहु समाज जो है यह सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था। और यहाँ की जो पारिवारिक स्थिति थी मानो कि एक खेमे के साथ होती थी। खेमा क्या होता था? तो खेमा की जब बात करते हैं तो देखो खेमा कब बनता था? तो खेमा जो है भाई साहब एक डेरा को मिलाकर बनता था। डेरा जिसको हे कहते थे, याद रखिएगा, है ना? डेरा। जैसे कि देखो यहां पर एक क्रम है, इस क्रम को समझने का प्रयास कीजिएगा। खेमे की जब बात होती है प्यारे बच्चे, खेमे की बात जब होती है तो आप कहोगे सर खेमा जो है यह किससे बनता था? खेमा जो है यह डेरा को मिला के बनता था। किसको मिला के बनता था? डेरा को मिला के बनता था। डेरा जिसको हे कहा जाता था। और देखो फिर बात करते हैं कि ये जो हे है
एक हे जो है यह एक जाति का समूह होता था। किसका समूह होता था? एक जाति का समूह होता था। और फिर अनेकों जाति मिलकर क्या बनाता था? कबीला बनाता था। क्या बनाता था? कबीला बनाता था, है ना, कबीला बनाता था। और इस प्रकार से जो है बहु समाज जो है वो क्या होता था? कबीलों में विभक्त होता था। आपको मैं एक फिल्म का नाम बताता हूं, आपको फिल्म अगर देखिएगा वो साउथ मूवीज है, ठीक है, ये कबीला वाला फिल्म देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। वहां पर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है ये यहाँ के जो निवासी थे, बहुनिवासी, वह बहुनिवासी किस प्रकार से अपना जीवन बिताते थे। हमेशा जो है बिल्कुल सशक्त तरीके से उसके जो है उसके कामों में दखल अंदाजी देने वालों का खैर नहीं, सीधा समझ लीजिए। वह हमेशा अपने आप पर अपने मतलब रखता था, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं होती थी। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक कबीले का जो है बहु समाज जो है अलग अलग कबीले में विभक्त होता था। कबीले का निर्माण कैसे हुआ? तो कबीले के निर्माण की बात कर ले तो देखो, कबीला जो बनता था वह अनेक जातियों को मिलाकर बनता था। ये जातियां जो होते थे वह अलग अलग हे होते थे। हे कहने का मतलब अलग अलग डेरा होता था। और ये डेरा कैसे बनता था? तो भाई साहब खेमों को मिलाकर बनता था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो बहुओं की जो आर्थिक जीवन थी, ठीक है, बहुओं की जो आर्थिक जीवन थी वह किस पर आधारित था? पशुपालन पर आधारित था। ये पशु पक्षियों को पालकर वो क्या करते थे? तो पशुओं का चारण करके अपना जीवन यापन करते थे। क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा भटकते रहते थे। और फिर क्या करते हैं तो अपने जीवन के उपार्जन के लिए, अपने जीवन के पालन के लिए जो है क्या करता था? तो हमेशा जो है यह घास फूस पशु पक्षियों को मारकर अपना जो है अपना भोजन यापन करता था, पशु पक्षियों को पालता भी था, है ना। तो इस प्रकार से अपना जीवन बिताता था। अर्थात बात करें तो देखिए व्यक्तिगत गुणों, इसके पास जो है व्यक्तिगत गुण और रहन सहन के दृष्टिकोण से जब बहु समाज की बात होती है तो यह सभ्य नहीं था। व्यक्तिगत गुण इसके पास नहीं था। कभी व्यक्तित्व किसको कहते हैं? व्यक्तित्व भाई साहब हम उसको कहते हैं जिसके अंदर प्यारे बच्चे जो है एक दूसरे के प्रति क्या होता है? तो सहानुभूति का भाव होता है, एक स्वार्थ का भाव जिसके अंदर नहीं होता है। लेकिन इसके पास तो वो नहीं था। तो हम व्यक्तित्व के गुण के अभाव के रूप में इसे देख सकते हैं। और इसके रहन सहन के दृष्टिकोण से बात करें, जैसे ये रहा करते थे जिस तरीके से, उसके रहन सहन के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी यह सभ्य लोग नहीं लगते थे। किंतु इसमें जो है श्रेष्ठता का भाव विद्यमान था। श्रेष्ठता का भाव कहने का मतलब श्रेष्ठता इस प्रकार से देखी जाती थी क्योंकि श्रेष्ठता के कारण यह जो है काफी सर्वोत्कृष्ट और जो है अन्य लोगों को यह निम्न स्तर पर मानता था। मतलब समझिए कि यह अपने जो ये था खुद, मतलब इसके पास जो भी व्यक्ति आ जाए भाई वह उससे छोटा ही होता था। मतलब वो हमेशा मानता था कि सबसे बड़ा मैं ही हूं। तो इस प्रकार से जो है उनकी श्रेष्ठता उसमें विद्यमान थी। समझ गए ना। तो ये इस प्रकार से जब आपके पेपर में पूर्व इस्लामिक अरब बहु के बारे में पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सोलन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चे? सोलन के बारे में। देखिए जब सवाल आती है सोलन की, तो सोलन देखो, सोलन जो था भाई साहब यह 6ठी ईसा पूर्व के आरंभ में, कब? 6ठी ईसा पूर्व के आरंभ में एथेंस वासियों के कानूनों में सुधार करने के लिए सोलन नाम का एक उदार राष्ट्रभक्त और विद्वान का चुनाव किया। जितने भी जो एथेंस वासी थे उन्होंने अपने एथेंस में कानूनी व्यवस्था को सुधार करने के लिए एक राष्ट्रभक्त और एक विद्वान का चुनाव किया, जिसका नाम क्या था? तो सोलन था। और यह चुनाव कब होता है? तो लगभग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। समय क्या होता है? तो 514 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रहेगा। सोलन की व्यक्तिगत परिचय की जब बात आती है तो आप सीधा सीधा कहोगे कि यह एक एथेंस वासी था। एथेंस वासी होने के साथ साथ जब एथेंस वासियों को लगा कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था को सुधार करनी है, यहाँ की विधि व्यवस्थाओं को सुधार करना है, तो कहीं भी कोई भी देश हो, अगर एक विधि व्यवस्था को बढ़िया तरीके से, सुधारात्मक तरीके से कोई चला सकता है तो वह पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति ही चला सकता है, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति ही चला सकता है। और उसी के क्रम में क्या होता है? एथेंस वासियों के द्वारा प्यारे बच्चे एक ऐसे व्यक्ति की चुनाव की जाती है जो राष्ट्रभक्त होता है, जो विद्वान होता है। किसके लिए चुनाव किया जाता है? कानूनों में सुधार के लिए। और वह होता है सोलन, ठीक है। यूनान की गतिविधियों को वह पूरी तरीके से जानता था। सोलन जो था कहां से? मिस्र से पढ़ाई लिखाई किया था, ठीक है। और मिस्र से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है प्यारे बच्चे यह यूनान की सभी गतिविधियों को जानता था, जिसके कारण देखो इसका कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सोलन का। जब इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो सोलन की जब बात होती है प्यारे बच्चे तो यह जो है अपने क्या कहते हैं, अपने प्रजा को जो है सभी प्रकार के कर्ज से मुक्त कराना चाहता था। क्या कराना चाहता था? मुक्त कराना चाहता था। उनकी जो स्वतंत्रताएं थी, उसकी स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी, वह स्वतंत्रता उसको लौटाना चाहता था, ठीक है।
जब उसको चुना गया तो ये सारे प्रयास उसके थे। चाहता था कि जो व्यक्तियों की जो कर्ज हैं उन सभी कर्जों को माफ़ कर दे, ताकि वह जो है अपना ज़िंदगी सही तरीके से जी पाए। उसकी जो स्वतंत्रता छीन ली गई है उस स्वतंत्रताओं को हम उसे वापस लौटा दें, ताकि वह अपना ज़िंदगी आराम से जी सके, है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे जो है सोलन का जो कर्तव्य था उस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। इसके साथ साथ इसके द्वारा जो है व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति देखने को मिला था। इनके द्वारा क्या किया गया, सिक्के, नापतोल, यातायात सुधार, इन सभी चीज़ों पर जो है महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने का प्रयास किया गया, जिससे क्या होता है तो सार्वजनिक सभा में सभी नागरिकों को जो है एक समान अधिकार प्राप्त हुआ, सभी को न्यायाधीश चुनने का अधिकार मिल गया। वैसी स्थिति में सभी लोग जो हैं हर एक चीज़ों को सही तरीके से अपना निर्वहन कर पाता था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि आपका जो ये सोलन था, सोलन ने एथेंस वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया, ठीक है। और फिर क्या होता है तो इसके द्वारा जो है 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जो है एक और विशेष अधिकार दिया गया। जितने भी 30 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग थे उन सभी को एक विशेष अधिकार यह दिया गया कि वो जो 30 वर्षीय लोग होते थे वो क्या कर सकते थे, तो मजिस्ट्रेट की वार्षिक अवधि के समाप्त होने पर यदि वह चाहता था कि उस पर अनाचार क्या किया जाए, अनाचार लगाया जाए, तो अनाचार लगा करके उसका जो है अभियोग कायम, उस पर अभियोग कायम कर सकता था। क्या कर सकता था? उस पर अभियोग कायम कर सकता था। और इसके बाद जो है सोलन के सुधारों ने एथेंस को प्रगति के मार्ग पर लाकर रखा। इसके बाद जो है इसको अधिकार प्रदान करने में जो है उनको जितने भी धनी व्यक्ति थे उन सभी धनी व्यक्तियों को जो है हैसियत से कहीं अधिक महत्व दिया, क्योंकि देखो हर चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होता है। जो धनी मनी व्यक्ति थे उसको उसके हैसियत से अधिक महत्व दिया, जो निम्न वर्गीय लोग थे उसका प्रयास था कि चलो उसको हम ऊपर उठाएं, उसको भी विशेष अधिकार दे ताकि वो भी अपना जो है जीवन यापन सही ढंग से कर सके। तो हर एक व्यक्तियों के लिए इसका जो दृष्टिकोण था मानो एक सही दृष्टिकोण था। आगे देखेंगे तो सोलन भाई साहब जो थे आपके, सोलन के सुधारों से रुष्ट होकर कुलीन वर्ग व अधिकारी वर्ग ने क्या किया तो उपद्रव करना आरंभ कर दिया। मतलब देखो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी को खटक ही जाता है ना। हर व्यक्ति के लिए कोई एक व्यक्ति सही नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। उसी क्रम में देखो जब धनी मनी जो व्यक्ति थे, धनी मनी व्यक्तियों को इन्होंने विशेष अधिकार दिया, जो निम्न वर्गीय लोग थे उसे भी विशेष अधिकार दिया। इस सभी चीजों को देखकर जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, वह सब जो है उपद्रव करना शुरू कर दिया। मतलब वो सब जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस उपद्रव के कारण जो है जितने भी अत्याचारी लोग थे, इन अत्याचारी लोगों ने क्या किया तो शासन को बलपूर्वक अपने कब्जा में लेने का प्रयास कर लिया, ठीक है। कब्जा में लेना शुरू कर दिया। वैसी स्थिति में जनता जो है क्या करता है तो जनता के विरोध तथा अधिकारी वर्ग के पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष के कारण जो है उदंडता के पोषण में क्या होता है तो एक एक करके सभी लोगों को या तो मार दिया जाता है या तो देश से भगा दिया जाता है। जितने भी वहां पर जो है उपद्रवी लोग थे, जो भी कुलीन वर्ग के लोग या फिर अधिकारी वर्ग के लोग थे, जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ क्या किया तो आवाज उठाना शुरू किया, तो या तो सीधे उसे मार दिया जाता था या देश से उसको क्या किया जाता था, भगा दिया जाता था, ठीक है। ऐसी स्थिति में आधिकारिक वर्ग के लोग जो है वो और भी काफी ज्यादा असंतुष्ट होने लगे, ठीक है। और असंतुष्ट व्यक्ति जो है क्या किया तो जनता के रूप में जो है जनता के रूप में अब नेता बनकर सामने आने लगा। जो भी जनता था पहले वो भी चाहता था कि चलो अब हम भी जो है एक लीडरशिप करें, क्योंकि हर एक दलों का नेता होना जरूरी होता है। जैसे वहां पर क्रांतिकारी दल था तो भाई साहब उसका भी लीडर होना, तो अब वहां भी लीडर बनने शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में क्या होता है तो सोलन की नीति से जमींदार भी अब असंतुष्ट होने लगा, क्योंकि हर चीज़ों अब धीरे धीरे जो है परिस्थितियां जब जर्जर होती चली गई, एक आंतरिक युद्ध की स्थिति बनती चली गई, तो वैसी स्थिति में जो है अब ये सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाते थे, तो जमींदार लोग भी क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। अब उनके सिवाय पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी जो पशुचारण किया करते थे उनको भी कोई लाभ उभ नहीं मिलता था, तो वो भी जो है काफ़ी असंतुष्ट रहने लगा। इस परिस्थिति का लाभ उठा करके जो है 560 से 527 ईसा पूर्व में क्या होता है तो पेसिट्रेस नाम क्या कहते हैं, पेसिट्रेस नगर का एक नेता था, ठीक है। पेसिट्रेस नगर का एक नेता जो है क्या करता है तो वहाँ पर अपना जो है आधिपत्य कायम कर लेता है। फिर सोलन का जो है प्रभावशाली और शासन था, वो शासन क्या हो जाता है वहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, शासन वहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करेंगे तो एथेंस जो है उन्होंने जो एथेंस में जो है किसके द्वारा, सोलन के द्वारा जो है राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला। किसने ऐसा किया तो सोलन के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सोलन के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं ताओवाद। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है ताओवाद।
अब देखिए, जब बात होती है ताओवाद की, तो ताओवाद को समझिएगा। देखो, ताओवाद एक प्रकार का एक ऐसा व्यवस्था है, क्या है, ताओवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आंतरिक शांति और सद्भाव कायम करना। आंतरिक शांति यानी कि देखो, ताओवाद ये चाइना में विकसित क्या था, तो शासन प्रणाली था। और इस ताओवाद के अंतर्गत इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, वो उद्देश्य था क्या, आंतरिक शांति को कायम करना और सद्भाव को स्थापित करना। देखो, ताओ यहाँ पर एक शब्द है, ताओ का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे, वह है रास्ता या पथ। अब स्वाभाविक सी बात है, जिसका अर्थ ही रास्ता हो तो वह रास्ता दिखाने का ही काम करेगा, और रास्ता कभी भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, अगर सही मंजिल तक पहुंचना है तो वैसी स्थिति में जो ताओवाद व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का उद्देश्य था आंतरिक शांति और सद्भाव को स्थापित करना। ठीक है, एक प्राचीन चीनी दार्शनिक जिसका नाम था लाओ त्से, क्या नाम था प्यारे बच्चे, लाओ त्से की रचना थी एक जिसका नाम था ताओ ते चिंग। ये पुस्तक सबका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा चाइनीज नाम बड़ा डिफिकल्ट होता है बोलने में भी, और आपको भी याद रखने में थोड़ा सा समस्या होगी, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है कि ताओ ते चिंग, ठीक है, ताओ ते चिंग जो है यह पुस्तक किसकी रचना है, तो आप कहोगे लाओ त्से की। ठीक है, अब इसी में आपको किसके बारे में, ये जो पुस्तक है यह जानकारी देता है आपको ताओवाद के बारे में। किसके बारे में बताता है, ताओवाद के बारे में जानकारी आपको लाओ त्से के द्वारा लिखा गया पुस्तक ताओ ते चिंग पुस्तक में मिलती है। ठीक है, ताओवाद की जब बात करते हैं तो ताओवाद एक संगठित धर्म के रूप में कब जाकर विकसित हो जाता है, तो 1942 ईस्वी में। कब, सॉरी 1942 कहते हैं, 142 ईस्वी में। कब, 142 ईस्वी में जो है ताओवाद एक संगठित रूप से धर्म के रूप में सामने निकल कर आता है। और फिर क्या होता है, तो इसको जो है विभिन्न रूप से भगवान का ऐश्वर्य देकर, ठीक है, भगवान का दर्जा देकर अनेकों प्रकार से इसका शुभारंभ किया जाता है चाइना में। और फिर ताओवाद जो है यह तांग राजवंश के दौरान एक अर्ध अधिकारी चीनी धर्म बन जाता है। मतलब जब चीन में तांग राजवंश कब से कब तक, तो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक होता है। उस क्रम में जो है ताओवाद जो है क्या हो जाता है, तो एक अर्ध आधिकारिक चीनी धर्म बनकर सामने आ जाता है। ठीक है, फिर जब बाद में कौन सा वंश आता है, सांग वंश आता है। सांग वंश के दौरान जो है यह जारी रहता है, मतलब ये ताओवाद की स्थिति बनी रहती है। जैसे जैसे जो है यह क्या होता है, तो कन्फ्यूसीवाद ने लोकप्रियता हासिल की थी। मानो कि ताओवाद भी धीरे धीरे जो है यह उसी आधार पर जो है अपना विकास रूप धारण करने लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला जो कहता है यहाँ पर, देखिए, ताओवाद की जो केंद्रीय अवधारणा थी, किसकी, ताओ की जो केंद्रीय अवधारणा थी प्यारे बच्चे, वो आध्यात्मिक वास्तविकता और ब्रह्मांड के क्रम का क्या था, तो यह वर्णन करती है। ताओवाद का केंद्रीय अवधारणा क्या था, तो ये आध्यात्मिकता की वास्तविकता और ब्रह्मांड के क्रम का वर्णन करना था, जो कि करुणा और संयम के गुणों के साथ जो है सामंजस्य को स्थापित करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो यंग यांग प्रतीक और ध्रुवीय बलों की अवधारणा केंद्रित ताओवादी विचारधारा था। और कुछ विद्वानों ने जो है इस चीनी परंपरा की तुलना कन्फ्यूशियस के समकक्ष रहते हुए, जबकि कन्फ्यूशियस की बात करें तो यह दिन प्रतिदिन आचरण के नियमों से संबंधित था। किसके, कन्फ्यूशियस बाद की बात करते हैं तो यह आचरण से संबंधित था, लेकिन ताओवाद जो है यह आध्यात्मिक स्तर पर अपना अस्तित्व स्थापित कर रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गया होगा। आगे प्यारे बच्चे देखिएगा ध्यान से, तो देखो 1949 ईस्वी में क्या होता है, तो चीन में साम्यवादी कब्जे के बाद जो है ताओवाद पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और जब ताओवाद पर प्रतिबंध लग जाता है तो उसके अनुयायी क्या करते हैं, फिर से उनके अनुयायियों को फिर से शिक्षित किया जाता है। शिक्षा के दौरान जो है लगभग 10 वर्षों के अंदर में ताओवादियों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जो है वह, जिसमें कितने परसेंट की गिरावट आ जाती है, तो 99% लोग जो है अब ताओवाद की प्रक्रियाओं को भूल जाता है। ठीक है, मतलब अब जो व्यक्ति है वो साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया, तो अब साम्यवाद को जानना शुरू कर दिए थे, वो ताओवाद को भूलना शुरू कर दिए। कितने व्यक्ति, 10 साल के अंतराल में जो है 99% लोगों को यह चीज़ क्या हो गया, तो दिमाग से हट गया। अब देखिए बात करते हैं, आगे कहता है कि चीनी कीमिया और इसके बाद चीनी ज्योतिष, चान, बौद्ध धर्म, इसके बाद जो है कई मार्शल आर्ट्स, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं फेंग सुई और चिकांगोंग, ठीक है, ये सब जो है, ये सब शैलियाँ जो है आपको ताओवाद के इतिहास से संबंधित नजर आता है। जहां पर ये सभी का विकास कहां पर देखने को मिला था, तो ताओवाद में देखने को मिला था। ठीक है, तो ताओवाद आपकी एक क्या हो जाती है, तो सामाजिक व्यवस्था हो जाता है, क्या हो जाता है, एक कहे तो शासकीय व्यवस्था हो जाती है भाई साहब, जो कि चाइना में विकसित होता है। ठीक है, कब विकसित होता है, 142 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल सुकरात के बारे में है। सुकरात भाई साहब, इसकी कहानी तो अजबे है। ठीक है, सुकरात की कहानी तो भाई बिल्कुल अजबे है।
आप कहोगे सर कैसे, तो चलिए थोड़ा दिखाते हैं आपको। जब आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है इनकी कहानी अजबे है। देखिए, जब बात होती है सुकरात की, किसकी बात होती है प्यारे बच्चे? सुकरात जो है यह यूनान का एक महान दार्शनिक था। सुकरात क्या था? यूनान का एक महान दार्शनिक था और उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा आ सकता है निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है? आप कहोगे प्यारे बच्चे किसको कहा जाता है? सुकरात को कहा जाता है। अब जब पश्चिमी सभ्यता के विकास की बात होती है तो उसमें जो है सुकरात भाई साहब बहुत अपनी अहम भूमिका निभाता है। सुकरात का जन्म कब होता है? तो 469 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होता है? तो एथेंस में होता है। अब देखिए, सुकरात के जीवन काल में जो है एथेंस में भारी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलती है, क्योंकि देश भर में जो है कौन सा युद्ध होता है? तो पेलोपोनेशियन युद्ध होता है। और इस पेलोपोनेशियन युद्ध में जो है क्या हो जाती है? तो आपके एथेंस की क्या कहते हैं, आपके एथेंस की हार हो जाती है और हार के कारण जो है इसे काफ़ी अपमानित होना पड़ता है। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और वफादारी पर जो है गहरा ठेस पड़ता है, गहरा जो है प्रभाव पड़ता है। लेकिन सुकरात की बात कर लेते हैं तो सुकरात जो है भाई साहब यह हमेशा से खचरा आदमी रहा है। खचरा आदमी क्यों रहा है? तो देखो, एक तरफ तो इसका देश जो है भाई साहब हार गया है, तो हारने के बाद भाई साहब सभी लोगों को यहाँ पर टेंशन है, ठीक है। लेकिन यह देशवासियों से परीक्षा लेता रहता है। परीक्षा किस प्रकार से लेता है? तो देखो, यह क्या करता है, तो जब सुकरात अक्सर जो है रास्ते चलते हुए व्यक्ति से सवाल पूछ लिया करता है। सवाल कैसा? मानो कि लोगों के अंदर जो है एक मिर्ची लगाने वाला, ठीक है। सवाल कैसा? तो मिर्ची लगाने वाला सवाल पूछ लेता है। अगर बात करते हैं, देखो, सवाल करते हैं और उनके समकक्ष जो है आडंबरों, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते हैं। मतलब जो है सवाल पूछने के साथ साथ पता है ये लोगों को उसका उत्तर भी देता था। सवाल भी पूछता था खुद से और उत्तर भी देता था। उत्तर में जो है ऐसे ऐसी बात कहता था मानो कि यह जो है वहाँ के आडंबर, वहाँ की रूढ़िवादियाँ, ठीक है, और वहाँ के जो राजनेता थे उन सभी का आलोचना कर रहे हैं। अब ऐसे क्रम में लोग उसे क्या मानते थे? तो लोग उन्हें देश का दुश्मन मानते थे, सरकार का दुश्मन मानते थे। उस पर जो है शक का माहौल पैदा होता था, ठीक है। अब इसी शक के माहौल के अंतराल में क्या होता है, कई लोग जो है उन्हें देशद्रोही भी कह देता है, ठीक है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति, सभी लोग जो हैं सरकार के क्या कहते हैं, सरकार के अधीन बोल रहा है और एक व्यक्ति आ जाए जो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, तो वैसी स्थिति में प्यारे बच्चे क्या होगा? तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को लोग या तो क्या कहेंगे, पागल कहेंगे, है ना, लोग देश का दुश्मन कहेंगे, लोग देशद्रोही कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है भाई साहब क्या होता है, सुकरात को भी लोग मानना शुरू कर देते हैं। अब आखिरकार जो है क्या होता है, इस सुकरात पर इल्जाम लग जाता है देशद्रोह का और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, तो गिरफ्तार करने के बाद जेल ले जाया जाएगा, जेल ले जाया जाएगा, उस पर मुकदमा चलेगी, मुकदमा चलेगा तो क्या होगा भाई, वकालती वगैरह होगा, है ना। तो वकालती के दौरान जब कोर्ट में इसकी पेशी होती है, क्या होता है, मुकदमा चलता है, तो ये क्या करता है, ये वकील अब अपने तरफ से तो भाई साहब वकील तो करना पड़ेगा जो हमारे लिए केस लड़ेगा, लेकिन ये भाई साहब बड़ा जिद्दी आदमी होता है, बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। ये क्या करता है, तो वकील तो किल नहीं करता है। अब लो, ये कौन सी बात हुई? इसका मानना क्या है पता है, ये वकील नहीं करता है और कहा है कि एक व्यवसायी वकील पुरुषत्व को व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब जो बिजनेस के लिए जो है क्या कर रहा है, बिजनेस के लिए वकालत कर रहा है, वो कभी भी जो है वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। मतलब वो सही चीज़ों को सामने में नहीं रख सकता है। मतलब समझो कि ये कितने बड़े जो है अंधभक्ति के तौर पर जो है एक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते थे। हालांकि ये अंधभक्ति उसकी जायज़ थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे जायज़ थी। देखो, सुकरात ने क्या किया, तो सुकरात से जब अदालत में कुछ पूछा गया, ठीक है, तो सुकरात जो है अदालत में कहा कि मेरे पास जो है जज साहब, उन्होंने कहा कि जज साहब मेरे पास जो है कुछ भी नहीं था, है ना, मेरे पास जो भी था मानो वो सबके सब जो है एथेंस वासियों के सेवा में हमने लगा दिया है, ठीक है। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को क्या करना है, सुखी बनाना है। सुकरात ने यह भी कहा, उन्होंने बताया कि समाज का कल्याण करता हूं, इसलिए मुझे खेल में विजय होने वाले खिलाड़ियों की तरह क्या चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए। मतलब जज के सामने देखो कितने जज्बे के साथ बोल रहा है। पहला तो ये गलती किया है, इसके ऊपर जो है मुकदमे चल रहे हैं। गलती तो हालांकि नहीं था, क्योंकि सच बोलना गलत नहीं होता है ना। जो स्थितियां थी वो हमेशा जो है लोगों को उस स्थितियों से वाकिफ कराने का प्रयास करते थे, उनको बताने का प्रयास करते थे। हालांकि लोगों को ये चीजें बुरी लगती थी, जिसके कारण उस पर मुकदमे हो गए। अब कोर्ट में पेशी हो रही है, वैसे स्थिति में जो है क्या होता है, तो जब जज इनसे कुछ पूछा जाता है, तो ये जज के द्वारा कुछ पूछा जाता है, तो ये एक को बात बताते हैं कि देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी था हमने सबके सब जो है एथेंस वासी के सेवा में लगा दिया है, ठीक है।
और मेरा एक ही उद्देश्य है कि एथेंस वासी जितने भी हमारे साथी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को क्या करें, तो भाई हम सुखी संपन्न देखना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने लिए कहा कि देखो हम समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ये जो हमको मुकदमा तुकदमा हम पे चला रहे हो भाई, इसकी बजाय जो है हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे आप एक खिलाड़ी को सम्मानित करते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, एक विजयी खिलाड़ी की तरह सम्मानित करना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया मानो कि पूरे राजनीति में एक उथल पुथल मच गया। ठीक है। अब इस सुकरात के इस विचार को देखा तो राजतंत्र में घबराहट आ गई। क्या आ गया प्यारे बच्चे? राजतंत्र में घबराहट का माहौल पैदा हो गया। ठीक है। तो फिर जज क्या करता है? जज जो है उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगा देता है। देशद्रोह का इल्जाम लगा करके उसको गिरफ्तार करवा लेता है। ठीक है। फिर से उस पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाने के बाद जब सुनवाई होती है तो वहां पर पहले जो सुनवाई होती थी वो कैसे वोटिंग के माध्यम से होता था, कितने लोग जो है उसके पक्ष में मत देता है, कितने लोग उसके पक्ष में मत नहीं देता है। वैसे क्रम में जो है 221 के मुकाबले में 280 वोट जो है क्या होता है, उसको जो है सही रूप में 221 को वोट मिलता है और गलत रूप में देशद्रोही के रूप में 280 को वोट मिल जाता है, जिसके कारण उसे अपराधी मान लिया जाता है। अब अपराधी मान जाने के कारण क्या होता है, तो जज साहब जो है उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड नहीं देता है, क्योंकि डायरेक्ट मृत्यु दंड देगा तो क्या होगा, उसको ले जाया जाएगा, फिर उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, कुछ समय निर्धारित होगी उसके लिए। तो इतना प्रक्रिया ओल झोल करने से बढ़िया है कि जज ने सोचा कि भाई इसको क्या करो, जहर दे के मार दो। क्या दो? जहर दे के मार दो। उसके सामने जो है क्या करता है, जहर का प्याला जो है वो आगे कर देता है। अब देखो ये कैसन आदमी है भाई, ये जब इसके दोस्त लोग जो थे, सुकरात के दोस्त लोग जब इनको मना करते हैं कि देखो तुम ये जहर का प्याला मत पियो, तुम क्या करो तो माफी मांग लो, माफी मांग करके ये देश छोड़ के चले जाओ, है ना। लेकिन ये अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने देने वाले में से नहीं थे। इसने कहा साथियों मैं हमें कभी भी मरने से डरता ही नहीं, मौत से हमको डर नहीं लगता है। मैं तो यहां का निर्वासन देखना चाहता था कि यहां की शासन व्यवस्थाएं कैसी है। यहां की शासन व्यवस्थाओं में उलझकर मरने से बढ़िया है प्यारे बच्चे क्या करे, तो एथेंस चाहता था कि हम एक वफादार नागरिक की तरह जो है एक मिसाल कायम करे। ये जहर पीकर मरना हमें पसंद है, लेकिन ये देश छोड़कर जीना हमें पसंद नहीं है। मतलब समझिए एक ऐसी देशभक्ति इसके अंदर थी। तो इसकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चे, देखना तो अगला सवाल आपका आ जाता है, यहां से बनाए जाएंगे क्या, रोम में शाही युग के बारे में। ठीक है। जब बात होती है रोम में शाही युग की, तो देखो रोम में शाही युग एक तरीके से रोम में जितने भी युग थे उस सभी युग में अंतिम काल जो था वह शाही काल था। ठीक है। रोम का जो शाही काल था वह यहाँ का अंतिम काल था, जो कि कब से कब तक, तो भाई साहब याद रखिएगा 31 ईसा पूर्व में जो है रोम के पहले सम्राट के उदय से शुरू होता है और 476 ईस्वी में रोम के पतन तक यह शाही युग चलता है। इस दौरान क्या होता है, तो इस अवधि के दौरान रोम में कई दशकों तक जो है शांति, समृद्धि और विस्तार देखने को मिलता है। मतलब ये पूरे रोम की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है शाही युग। ठीक है। 117 ईस्वी तक जो है क्या होता है, रोमन साम्राज्य अपने अधिकतर विस्तार पर पहुंच गया था, जो कि एशिया माइनर, उत्तरी अफ्रीका और बात करें तो यूरोप, इन सभी अधिकांश भागों में जो है, इन सभी अधिकांश भाग सहित 3 महाद्वीपों तक जो है रोम का क्या हो चुका था, विस्तार हो चुका था। और वह किसका देन था, तो वह शाही युग का देन था। ठीक है। 286 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य पूर्वी तथा पश्चिमी साम्राज्य में विकसित हो गया, जिसमें क्या होता है, तो जिनसे प्रत्येक पर जो है उसके अपने सम्राट का शासन हो गया, क्योंकि जब साम्राज्य का विभाजन होगा तो अलग अलग सम्राट भी होगा, तो हर साम्राज्य पर जो है अलग अलग सम्राट का क्या हो गया, शासन हो गया। पश्चिमी साम्राज्य को कई गौथिक आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 455 ईस्वी में वैंडल द्वारा जो है इसको क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। जो भी पश्चिमी साम्राज्य था उसको किसके द्वारा, वैंडल के द्वारा 455 ईस्वी में लूट लिया गया। ठीक है। उसके बाद रोम का पतन तब तक जारी रहा जब तक जो है 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत नहीं हो गया। ठीक है। मतलब रोम का धीरे धीरे तब यहां से क्या होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया। और वैसी स्थिति में जो है यह तब तक चलता रहा यह प्रक्रिया जब तक 476 ईस्वी में क्या होता है, रोमन साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता है। ठीक है। रोमन साम्राज्य का अंत कब, तो 476 ईस्वी में। ठीक है।
आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे। देखो, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसमें आमतौर पर जो है बिजांटिन साम्राज्य के रूप में जो है इसे जाना जाता है, 15वीं शताब्दी तक क्या होता है तो जीवित रहता है यह भी शासनकाल, और तब जो है यह भी गिर जाता है। और तुर्कों ने 1453 ईस्वी में क्या किया तो इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपुल पर क्या करता है तो नियंत्रण कर लेता है। इस प्रकार से जो है रोमन साम्राज्य में रोम में क्या होता है तो शाही युग का अंत हो जाता है, रोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है अंत हो जाता है। तो ये था आपका क्या रोमन साम्राज्य, रोम में शाही युग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको रोम में शाही युग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग, ये था आपके टोटल 8 क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस था प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। अगर कोई भी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या फिर इसको जो है आप बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ा सा मैं तेजी में खींचने का भी प्रयास करता हूं, तो वैसे स्थिति में हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में अच्छे से नहीं आई होगी। अब देखो, जब बात कर लेते हैं यहां पर ग्रुप नंबर सी की, तो ग्रुप नंबर सी में आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। कौन कौन से क्वेश्चंस को तैयार करेंगे प्यारे बच्चे? देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस हम लोग को तैयार करना है मध्यकाल में यूरोप में धर्म युद्ध। मध्यकाल में यूरोप में धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेड के नाम से जानते हैं, इसका क्या कारण रहा है, इसके क्या प्रभाव रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा आ सकता है। जैसे बात करते हैं अगला सवाल, और भी आपको क्या करना है, अगला सवाल है सामंतवाद से आपका क्या तात्पर्य है, यूरोप में जो है इसका पतन कैसे होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, देखो तो अगला सवाल आपको यहां पर, ये सारे सवाल आज की क्लास में नहीं करवाने वाला हूं, नेक्स्ट क्लासेस में जो है आपको ये सारे प्रश्नों का आंसर मैं करवा दूंगा। जैसे कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति और इसका विकास कैसे होता है, स्पार्टा के इतिहास, संविधान की प्रथाओं का वर्णन करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं असीरिया के साहित्य एवं कला का वर्णन, इसके बाद पर्सिया या फिर ईरान की राजनीतिक व्यवस्थाओं का। ये सारे प्रश्न आपको कर ही लेने हैं एग्जाम में। ठीक है, आप अगर इतना कर लेते हो तो आपको 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनिए जाएगा। आइए समझते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को। देखो प्यारे बच्चे, एक और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है मध्यकाल में यूरोप के धर्म युद्ध, मध्यकाल में यूरोप के धर्म युद्ध जिसे क्रूसेड कहा जाता है, इसके क्या कारण रहे हैं, इसके क्या प्रभाव रहे, इसको बताना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI लगाइए। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ ले आपसे कि धर्म युद्ध क्या होता है और इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको वर्णन करिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें सेम कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूरोप या एशिया पर जो है धर्म युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में बताइए। तीनों क्वेश्चन सेम है। चलो इसके आंसर को समझते हैं। जब बात आती है यहां पर, सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास था क्या था, मध्यकाल में यूरोप के धर्म युद्ध। ठीक है, जब इस धर्म युद्ध की बात करते हैं, यूरोप के धर्म युद्ध की बात करते हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार से 8 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे प्यारे बच्चे? इसमें अलग अलग प्रकार से 8 युद्ध हुए थे। लेकिन हम इन सभी युद्धों को एक साथ जोड़कर एक साथ अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पढ़ोगे बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको जो है उतनी डिटेल्स में चीजों को तो जानना नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन कह रहा है हमें उसका आंसर करना है। तो देखिए, यूरोप में जो है, ठीक है, यूरोप के जो ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध कब से कब तक चलता है प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले याद रखना 1095 से लेकर के कब तक, 1095 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक। ठीक है, 1095 ईस्वी से लेकर 1095 से लेकर 1291 ईस्वी तक ये युद्ध चलता है। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि ये युद्ध क्या है, इसका क्या उद्देश्य रहा था, तो सीधा सीधा समझ लीजिए, बहुत आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। तो यह धर्म युद्ध जो था, मानो यह धर्म युद्ध फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम, फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में जो ईसाई धर्म के लोग थे, है ना, ईसाई धर्म के लोगों का मुसलमानों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया, वही युद्ध जो था यह क्या कहलाया, यूरोप में धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? क्या कहोगे? यूरोप के ईसाई वासियों के द्वारा, किसके द्वारा? यूरोप के ईसाई वासियों के द्वारा सन 1095 से लेकर 1291 के बीच में अपने धर्मों के, ईसाई धर्मों के पवित्र भूमि जो थी वह कौन थी? फिलिस्तीन थी, और उसकी राजधानी जेरूसलम थी। यहां पर स्थित जो भी ईसाइयों की समाधि का गिरजाघर था, जिस पर मुसलमानों ने अपना कब्जा कर लिया था, और उसी मुसलमान से छीनने के लिए ईसाई धर्मों के लोगों के द्वारा जो है क्या किया जाता है, तो युद्ध छेड़ दिया जाता है। और यही युद्ध जो है मध्यकाल में क्या कहलाता है, तो यूरोप के धर्म युद्ध या क्रूसेड के नाम से जाना जाता है।
अब आया समझ में। देखो जब यह युद्ध होता है 1095 ईस्वी में इस युद्ध की आरंभ होती है, तो मानो कि यह युद्ध लगभग 2 शताब्दियों तक संपूर्ण रूप से यूरोप में चलता है। और इस युद्ध का एकमात्र नारा था, ईश्वर यह चाहता है, ईश्वर यह चाहता है। नारा क्या था? ईश्वर यह चाहता है, ईश्वर यह चाहता है। इस नारे के साथ लगातार 2 शताब्दियों तक यह युद्ध चलता है। ठीक है, इस धर्म युद्ध में जो है सशस्त्र तीर्थ यात्री, यह जो धर्म युद्ध था मानो कि सशस्त्र तीर्थ यात्राएं थी, एक तरीके से क्या थी? पूरे तरीके से तीर्थ यात्राओं के रूप में इस धर्म युद्ध को माना जाता है, जो पवित्र भूमि जेरूसलम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए किया गया। किसके लिए? जेरूसलम जो था, जो कि पवित्र भूमि थी ईसाइयों की। किसकी? ईसाई धर्म की एक पवित्र भूमि मानी जाती थी जेरूसलम, जिसको मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए युद्ध हुआ। अब आइए सवाल आता है, यहां पर क्वेश्चंस ने कहा था इसके कारण को बताइए, तो चलिए इसके कारणों पर फोकस कर लेते हैं। तो देखो वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम बारी बारी से इसके कुछ कारणों को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला कारण है वह है धार्मिक आदान प्रदान की रक्षा। धार्मिक आदान प्रदान की रक्षा से तात्पर्य यह होता है हमारा कि देखो धर्म युद्ध जो था, इस धर्म युद्ध का एक मुख्य कारण था वह था धार्मिक आदान प्रदान की और पवित्रता स्थलों की रक्षा करना। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि यूनानवासी जो थे, यूनान में जितने भी ईसाई धर्म के लोग थे, यूरोप में जितने भी ईसाई धर्म के लोग थे, वह जो फिलिस्तीन के जेरूसलम वाले थे, वह क्या करना चाहते थे? अपने ईसाई धर्मों की रक्षा करना चाहते थे। तो उसी ईसाई धर्मों की रक्षा करने, उसकी पवित्रताओं को रक्षा करने के लिए जो है इस युद्ध को लड़ा गया। इन युद्धों का उद्दीपन धार्मिक अभिवादन और सुरक्षा की आवश्यकता से हुआ। मतलब ये जो युद्ध था जिसका उत्पत्ति किसके कारण हुआ? तो धर्म की जो है, धर्म की रक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना, उसका अभिवादन करना, इसको लेकर युद्ध होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा जो रीजन हो सकता है वह है तात्कालीन राजनीतिक उत्साह। अब देखो तात्कालीन राजनीतिक उत्साह से क्या मतलब है? तो राजनीतिक उत्साह जो है एक युद्ध का एक सबसे प्रमुख कारण होता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? तो राजा और साम्राज्यों में, ठीक है, राजा और साम्राज्यों ने जो है क्या किया? तो धर्म युद्ध का समर्थन किया। और वहां के जो राजा थे, जो भी जेरूसलम के राजा थे, उनके द्वारा जो है और उनके साम्राज्यों के द्वारा इस धर्म युद्ध का समर्थन किया गया। और समर्थन करने के बाद जो है उसके द्वारा क्या किया गया? अपनी सत्ता को बढ़ा लिया गया। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चे जो है यह राजनीतिक दृष्टिकोण भी किसी भी युद्ध के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट निकल कर आता है कि भूमि और संसाधनों का आकर्षण। अब भूमि और संसाधनों के आकर्षण पर जब सवाल आती है, तो देखो धर्म युद्ध के कुछ मुख्य चरण जो है, जमीनी विवाद भी होता है, संसाधनों को लेकर भी हो जाता है। ठीक है, राजसी स्वाधीनता के बारे में भी जो है यह धर्म युद्ध सामने निकल कर आता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने जमीन को अपने अंदर, अपने संसाधन को अपने अंदर लेकर चलना चाहता है, अपने राज्य की स्वाधीनता को जो है या कायम रखना चाहता है। तो इस दृष्टिकोण से भी धर्म युद्ध जो है हो जाता है ना। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिस धर्म को जो है अलग अलग क्षेत्रों में सभी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वैसी स्थिति में हर धर्म के लोग चाहता है, हर वर्ण के लोग चाहता है कि हमें जो है ये सारी स्वाधीनता मिले, ये सारा चीज हमें निश्चित रूप से मिले। इस प्रकार से यह धर्म युद्ध का विकास हो जाता है। आगे बात करेंगे तो अगला जो है देखो व्यापार और व्यापारिक हितों की रक्षा। व्यापार और व्यापारिक हितों की रक्षा की बात हो तो देखो धर्म युद्ध जो है व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए भी होता है। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें समुद्री मार्ग, फिर व्यापारिक सेटलमेंट, इसके बाद जो है इन सभी चीज़ों की क्या की जाती है? सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? एक धर्म युद्ध विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस युद्ध का जो कारण रहा था वह रहा था क्या? सांस्कृतिक और वैशिष्ट के लिए युद्ध। अब संस्कृति की बात हो तो धर्म युद्ध जो है एक सांस्कृतिक और वैशिष्ट युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि इसके संरक्षण का एक साधन है। यह संस्कृति और वैशिष्ट, संस्कृति और धर्म का जो है यह क्या माना जाता है? एक वैशिष्ट संरक्षण का साधन माना जाता है धर्म युद्ध, जिससे लोग अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इस सब की क्या कर पाता है प्यारे बच्चे? सुरक्षा कर पाता है। तो इन सभी कारणों से आपका क्या हो जाता है? तो यूरोप में ये जो है आपका क्या हो गया? धर्म युद्ध हो गया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? तो रिजल्ट देखो क्या निकल कर आता है। रिजल्ट की बात करते हैं तो इस युद्ध के बाद जो है क्या होता है? तो मुस्लिम राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति जो है कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी थी। वहां पर जो मुस्लिम शासक जो भी थे, मुस्लिम शासक वह ईसाई जनताओं के प्रति जो है क्या हुआ? तो एकदम कठोर नीति अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद
जो है पूर्व तथा पश्चिम के बीच होने वाली जो व्यापार थी, उस व्यापार में इटली की व्यापारिक समुदायों का जो है प्रभाव बढ़ा दिया गया। फिर बात करें तो अगला जो परिणाम निकल कर आया वह क्या था, तो व्यापार के कई नए मार्ग खुलकर सामने आ गए। और फिर हुआ क्या, तो यूरोपीय सामंतों की शक्ति कम हो गई और सामंतवाद का पतन हो गया, जिससे जो है राष्ट्र राज्य का उत्थान में जो है सहायता मिला। इस प्रकार से ये सारे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। अब सवाल यहां पर देखिए, जब भी आप आंसर लिखते हो तो अंत में निष्कर्ष जरूर लिखना बच्चे। अंत में निष्कर्ष की जब बात करते हैं तो देखिए निष्कर्ष में लिखेंगे, अतः यूरोप के जो ये धर्म युद्ध थे या ईसाइयों की पवित्र भूमि जेरूसलम पर अधिकार को लेकर थी, इस पर अधिकार को सफल बनाने को लेकर थी। ठीक है, जो अधिकार था उसको हटा देना चाहते थे यहाँ के निवासी, यहाँ के जो ईसाई धर्म के लोग थे। लेकिन उनका ये जो प्रयास था ये बिल्कुल असफल रहा। अब ये प्रयास असफल रहा तो क्या हुआ, तो भाई साहब प्रयास भले ही असफल रहा, लेकिन इससे क्या हुआ, तो एक नए यूरोप के निर्माण का जो है नींव आ गया सामने। ठीक है, ईसाई लोग जो है इस युद्ध में असफल तो हुए, लेकिन अरबों के सहयोग से जो है एक नई सभ्यता को समझने का उसे मौका मिल गया, जिसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ, जैसे कि चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, भूगोल, कला। ठीक है, और मुसलमानों और जो है बाइजेंटियन जो है इसकी उपलब्धियों ने यूरोप को क्या दी, तो प्रेरणा दी। इस प्रकार से क्या होता है, तो आपके यूरोप में जो आपके धर्मयुद्ध हुए थे मध्यकाल में, उस युद्ध का कारण और परिणाम निकल कर आता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, जो कि आज के इस क्लास का आखिरी सवाल रहने वाला है। देखिएगा सवाल जो आपका कहता है, क्या कहता है प्यारे बच्चे, आपका सवाल है सामंतवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई लगाइएगा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कहता है सामंतवाद से क्या तात्पर्य है और यूरोप में इसका पतन क्यों हुआ, क्या कारण था कि सामंतवादी व्यवस्था जो थी यह यूरोप में पतन हो गया, पतन की तरफ चला गया। इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ ले कि यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों की क्या करे, विवेचना करे, मतलब यूरोप में सामंतवाद का जो पतन हुआ था इसके क्या कारण है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। चलो पहले हम सामंतवाद को समझते हैं कि आखिर सामंतवाद क्या होता है, सामंतवाद से हमें क्या जानकारी निकल कर आती है। तो जब बात करें सामंतवाद की प्यारे बच्चे, तो सामंतवाद जो है एक ऐसी मध्ययुगीन प्रशासनिक प्रणाली है। ठीक है, एक मध्ययुगीन प्रशासनिक प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, तो स्थानीय शासक के पास उन सभी प्रकार की शक्ति या उन सभी प्रकार का अधिकार होता है जो मानो एक राजा, एक सम्राट या फिर एक केंद्रीय शक्ति के पास होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो यह एक ऐसी सामाजिक या फिर कहे तो यह एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें जो भी स्थानीय शासक होते हैं, क्या होते हैं, स्थानीय शासक होते हैं, क्षेत्रीय शासक होता है, उन सभी शासकों के पास भी वह अधिकार होता है जो एक क्या कहते हैं, राजा के पास होता है, जो एक सम्राट के पास होता है या फिर जो एक केंद्रीय शक्तियों के पास होता है। समझ में आया, यह एक सामंतवादी व्यवस्था है। देखो जब सामंतवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो सामंतों की जो श्रेणियां होती है वह कितनी श्रेणियां होती हैं, तो सामंतों की 3 श्रेणियां होती है। वह कौन कौन सा श्रेणी होता है, तो जो पहला श्रेणी होता है वह राजा होता है। क्या होता है, राजा होता है, जिसके पास सर्वस्व अधिकार होता है, मतलब हर चीजों का अधिकार होता है। दूसरा जो इसका श्रेणी है वह सामंत श्रेणी है। सामंत श्रेणी की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह राजा का सहायक होता है। किसका सहायक होता है, राजा का सहायक होता है। इसके बाद जो तीसरा है प्यारे बच्चे वह क्या है, तो किसान और दास। किसान और दास की बात करते हैं तो सामंतवादी व्यवस्था में इसका हालात जो है बहुत खराब था, इसकी दशा काफी दयनीय देखने को मिली थी। ये जो किसान वर्ग के लोग हुआ करते थे प्यारे बच्चे, यह जो भी इनके स्वामी थे, मतलब राजा थे, उस राजा की भूमि पर क्या करता था, वह खेती करता था, जिसके बदले क्या होता था, तो राजा को टैक्स देना होता था, उसको जो है उपहार स्वरूप उपज देनी पड़ती थी, जो भी चीज़ों का उत्पादन करते थे वह उपज देना पड़ता था उसको। तो इस प्रकार से मान लो कि जो किसान वर्ग के लोग थे, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि वह किसान वर्ग के लोग अपने राजा के लिए ही जीते थे, अपने राजा के लिए ही मरते थे। मतलब एक ऐसी स्थिति से किसान वर्ग या दास वर्ग को गुजरना पड़ता था। अब देखो सवाल ने हमसे कहा कि बताइए सामंतवाद जो है यूरोप में क्यों पतन की तरफ चला गया, क्या कारण था। तो देखो सामंतवाद के पतन के कारण पर जब हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखना सामंतवादी व्यवस्था जो है यह 13वीं सदी के आरंभ में ही क्या होता है, तो यह पतन की तरफ बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके कई सारे कारण हैं, हम कारण पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए तो देखो मध्य युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समाजवाद का क्या किया गया था, सामंतवाद का प्रचलन किया गया था। लेकिन बाद में चलकर जो है कालांतर में क्या होता है, बाद में चलकर सामंतवादी व्यवस्था जो है यह अपनी उपयोगिता खो देता
देता है, मतलब इसका जो मूल कर्तव्य था उस कर्तव्य को भूल जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाएगा तो उसका पतन तो होना निश्चित है कि नहीं। तो इसीलिए जो है क्या होता है, वह विकृत हो जाता है और समाज में जो है एक अभिशाप की तरह बन जाता है, लोगों को यह बोझ लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, यह पतन की तरफ आगे बढ़ जाता है। देखो पतन के कारण क्या थे, तो सबसे पहला पारस्परिक संबंध था। पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं तो जितने भी सामंत जमीन हड़पने के, जितने भी सामंती लोग थे, ठीक है, जितने भी इसके जो सामंती लोग राजा के सहायक हुआ करते थे, पता है ये सब क्या करता था, जमीन हड़पने के लिए, राजा का जमीन हड़पने के लिए, ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा किसान वर्गों को अपने अंदर काम करवा पाएंगे, इस लोभ लालच में आकर के जो है क्या करता था ये सामंती लोग, तो जमीन के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर लेता था। अब बताओ, जब राजा का ही व्यक्ति झगड़ा करेगा तो वह साम्राज्य कमजोर होगा कि नहीं होगा। तो इसी लिप्सा के बढ़ते कारण यानी कि इसी असंतोष के भाव के कारण क्या होता है, तो लोगों के अंदर जो है संघर्ष बढ़ता चला जाता है, और इस सामंतियों के संघर्ष के कारण क्या होता है, इस टकराव के कारण क्या होता है, तो इनकी शक्तियां जो है यह विच्छिन्न होने लगती है, जिसके कारण आगे चलकर जो है यह एक कारण बन जाता है यूरोप में सामंतवाद के पतन का। आगे बात करते हैं तो दूसरा कारण जो है युद्ध में नए नए तकनीकों का विकास होना। देखो युद्ध में नए नए तकनीक, जैसे कि मध्यकाल में गोला बारूद, इस सब का आविष्कार हो गया, और इसके कारण से क्या होता है, तो यूरोप के राजा जो हैं इस पर अपना अधिकार करना शुरू कर लिया, ठीक है, और अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण क्या होता है, तो उन्होंने जितने भी सामंती लोग थे उसको मारने के लिए, उसका दमन करने के लिए जो है उस हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो बताइए, देखो एक राजा यदि अपने सेना को ही मारना शुरू कर दे तो उसकी स्थिति तो कमजोर होगी, तो उसका जो सेना था, सेना का संचालन करता था सामंती लोग था। और फिर क्या किया, तो राजा साहब जब थे, राजा जो हुआ करते थे, वो जब गोला बारूद का आविष्कार हो गया तो अपने सामंती को ही मारना शुरू कर दिया, है ना। तो वैसी स्थिति में जो है क्या होता है, तो यह सामंतवादी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे जो है पतन की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर किसानों का भी विद्रोह था, किसान लोग भी काफी शोषित वर्ग के लोग थे, काफी इनका दमन हुआ था। वैसी स्थिति में जो है सामंतों के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध जो है किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है सामंतों की स्थिति कमजोर पड़ गई। उनकी शक्ति कमजोर हो जाने के कारण जो है क्या होता है, तो यूरोप में आपके जो है सामंतवाद का क्या हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं, अगला कारण निकल के आता है राष्ट्रीयता का विकास। देखो राष्ट्रीयता के विकास की बात करते हैं तो इन्हीं दिनों यूरोप में जो है राष्ट्रीयता भावना का विकास भी देखने को मिलने लगा था। मतलब सामंतवाद का जो है लोग पूरा खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। लोग जो है अपना जो है सब कुछ अपना चाहता था, अपना व्यापार, अपना नगर जो है सब कुछ अपना अधिकार में चाहता था, ठीक है। अब इसके लिए जो है लोगों ने क्या किया, तो सामंतवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। आगे बात करेंगे तो राजा की शक्ति में वृद्धि। राजा की शक्ति में वृद्धि की बात करें तो देखो राष्ट्रीयता का विकास जब होने लगा तो राजा की शक्तियां बढ़ गई। व्यापारियों ने क्या किया, तो सामंत से छुटकारा पाना शुरू कर दिया। वैसी स्थिति में राजा जो है, राजा का साथ जो है व्यापारी शासक कार्य में जो है हाथ बढ़ाने लगे, और जिसके कारण जो है क्या हुआ, तो व्यापारियों के गठबंधन में जो है सामंतों का शक्ति जो है यह छिन्न भिन्न हो गया। सामंतों की शक्ति जब छिन्न भिन्न हो गई तो वैसी स्थिति में क्या हो गया, तो यूरोप में किसका पतन हो गया प्यारे बच्चे, तो यूरोप में सामंतवाद का पतन हो गया। तो आप कह सकते हो कि इन सभी कारणों के कारण जो है निष्कर्ष में कि यूरोप में क्या हो जाता है, सामंतवाद का पतन देखने को मिलता है। इस प्रकार से जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके आंसर को लिखा है, आप पेपर में अगर ऐसे ही आंसर लिखते हो प्यारे बच्चे, तो निश्चित ही आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10 मार्क आपको मिलेगा, जैसे मैंने लिखा है। आप लिख के देखना, ठीक है। और वैसे भी आप प्रीवियस ईयर जो अपने बच्चे पढ़े हैं हमसे, उन सभी को पता होगा कि आपको हिस्ट्री का जो तैयारी है मैंने किस अंदाज में करवाया था और आपने कितने अच्छे मार्क गेन किए थे, ठीक है। इतना तो आपको भरोसा होगा ही। फिलहाल अगर बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस को भी मैं अगले क्लास में कवर करवा दूंगा। फिलहाल आप लोग अगर आपके पास कोई भी नोट्स वगैरह हो, गेस्ट पेपर वगैरह हो, तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर उसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोग एक बार कॉमेंट करके प्यारे बच्चे जरूर बताइएगा कि क्लास आज की आपको कैसी लगी, ठीक है। ये बहुत लंबी क्लासेस थी, थोड़ा सा आप लोगों को बोर फील भी हुआ होगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग तो थोड़ा सा तब होता है जब हम एक दूसरे के लाइव होते, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, वैसी स्थिति में थोड़ा सा आपको बोर फील जरूर हुआ होगा, इस बात के लिए मुझे खेद है। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं आपको इतना तो जरूर बताता हूं कि अगर आप इस क्लास को, इस 1.5 घंटे की क्लास को अगर आप अच्छे से कर लेते हो प्यारे बच्चे, तो निश्चित ही तुम्हारे हिस्ट्री में O+ ग्रेड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चे, O+ ग्रेड, ठीक है। O+ ग्रेड कहने का मतलब 90+ मार्क, है ना,
90 प्लस मार्क मिलने वाले हैं। तो एक बार दबा के अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफवा जो है भाई साहब टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में एक नए अंदाज में। जय हिंद, वंदे मातरम।